देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। नहीं। यस मैम। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है नॉर्मली 11 में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो किसी किसी के लिए नोन टॉपिक होगा। ठीक है, और अगर किसी ने कभी नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो किया है वो भी ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले इसका पूरा कंसेप्ट आज समझेंगे, उसके बाद ही अगर टाइम बचेगा तो क्वेश्चन करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसका जरूरत क्या हुआ, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या? तो बेसिकली ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, इतना हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जब ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन पे अगर जाए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है इन राइटिंग। ठीक है, अब ये एक डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, एक बार एक डॉक्यूमेंट की तरह ही सोचो, जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है वो है। अब पहला बात है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये रिटन डॉक्यूमेंट का जरूरत क्या हुआ। अब देखो, जैसे मान लो एक शॉप है। ठीक है, एक काम करते हैं, बुक शॉप बना लेते हैं। ठीक है, तुम लोग स्टूडेंट हो तो तुम लोग का बुक्स का जरूरत होता है। ठीक है, ठीक है, तो किसका है, मान लो ये है मिस्टर ए का। ठीक है, मिस्टर ए का बुक शॉप है। तो तुम लोग को बुक्स चाहिए, मान लो अकाउंट्स क्लास हो रहा है, अकाउंट्स का बुक्स चाहिए, तो तुम लोग जाके बुक्स खरीद रहे हो। ठीक है, तो पहला जो स्टूडेंट गया, मान लो उसका नाम है एक्स। ठीक है, उसका नाम मान लेते एक्स है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अकाउंट्स का बुक्स परचेज किया। ठीक है, और पेमेंट कर दिया, यानी ये क्या हो गया, कैश परचेज हो गया। ठीक है, इन्होंने अकाउंट्स का बुक लिया, मान लो बुक आया 300 रुपीज का, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने पैसा दे दिया फटाफट, तो इन्होंने कैश परचेज किया और इनके लिए कैश सेल हो गया। लेकिन सारे कस्टमर एक्स के तरह हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी कस्टमर हो सकता है। ठीक है, जिनको कुछ दिन बाद पैसा देना है। मान लो ये बोल रहे हैं हम बुक तो लेंगे, अकाउंट्स बुक ही मान लो इनको भी चाहिए, सपोज कि अकाउंट्स का बुक चाहिए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हम 1 वीक बाद पैसा देंगे। ठीक है, 1 वीक आफ्टर पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा परचेज हो जाएगा, इनके तरफ से देखो तो क्रेडिट परचेज, और उनके तरफ से देखे तो क्रेडिट सेल। ठीक है। गुड इवनिंग सुमित। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। ठीक है, कुछ खास बोला नहीं है मैंने, जस्ट स्टार्ट ही किया है। देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे आज हम लोग। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, पहले हम लोग चीज को समझ रहे हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो जस्ट मैंने एक बुक शॉप बनाया है। ठीक है, जहां पर जिसके ओनर है मिस्टर ए, और कुछ लोग बुक्स खरीदने जा रहे हैं, जैसे कि ये एक्स जो है, इनका नाम मैंने एक्स रखा है, ये बुक्स खरीदने गए और इन्होंने एक अकाउंट्स का बुक खरीदा और 300 रुपए दे दिए, तो इनके लिए ये कैश परचेस हो गया। ठीक है, मतलब कितने तरीके से परचेस सेल हो सकता है, तो ये कैश परचेस हो गया। ठीक है, अगर हम लोग परचेसर के तरफ से देखें तो कैश सेल भी बोल सकते हो, अगर मिस्टर ए के तरफ से बोलते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे कैश सेल। ठीक है, और दूसरा एक मतलब पर्सन है जिन्होंने बुक तो लिया है, अकाउंट्स का ही बुक लिया है, लेकिन बोला कि हम 1 वीक बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट परचेस होगा इनके लिए, और इनके तरफ से देखो तो क्रेडिट सेल होगा। ठीक है, क्रेडिट सेल होगा। अब ऐसा भी पर्सन हो सकता है, जैसे मान लो हम इसे स्पेशली डिफाइन कर लेते हैं, चलो जेड। ठीक है, जेड, जेड गया, वो भी बोल रहे हैं मुझे भी ना एक अकाउंट्स का बुक चाहिए। ठीक है, मुझे भी एक अकाउंट्स का बुक चाहिए, बट हम ये पैसा जो है ना, ये पैसा हम एटलीस्ट 45 डेज बाद देंगे। ठीक है, 45 डेज, थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड जिसको बोलते हैं, जैसे इन्होंने बोला 1 वीक। ठीक है, चलो 1 वीक चलता है, और वो भी जान पहचान के लोगों में ही क्रेडिट मिलता है, कोई अनजान दुकान में जाएंगे थोड़ी ना क्रेडिट मिल जाएगा। तो मतलब मान के चलो कि ये जान पहचान का है तो दे दिया। ठीक है, अब देना है नहीं देना है वो तो ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको बेचना है कि नहीं बेचना है। अब देखो, कोई बोलेगा हम सिर्फ कैश सेल ही करेंगे,
क्रेडिट सेल नहीं करेंगे तब तो फिर बिजनेस नहीं होगा, ठीक है। क्रेडिट का तो टर्म आ ही जाता है, और क्रेडिट है तभी अकाउंट्स है, अगर क्रेडिट नहीं होता बात तो अकाउंट्स भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मुझे 45 डेज बाद देना, या फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड और भी बढ़ा लेते हैं, मैक्सिमम जो होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वही वाला ले लेते हैं, 90 डेज बाद देंगे, या फिर जिसको 3 मंथ्स बोल सकते हो। अब इतने दिन के लिए अगर कोई क्रेडिट मांग रहा है तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्या हो जाता है, एक ट्रस्ट इशू हो सकता है कि भाई इतने दिन बाद अगर मुझे पैसा मिलेगा तो मुझे एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना चाहिए। मतलब मिस्टर ए को ऐसा लग सकता है ना कि मेरे लिए एक प्रूफ होना चाहिए कि मैंने इनको ऐसा चीज बेचा है, कुछ जो 300 रुपीज का है, जिसका पैसा मुझे 90 डेज बाद मिलेगा। क्योंकि देखो मिस्टर ए ये नहीं चाहेंगे कि मेरे पास ऐसा ही कस्टमर आए जो कैश परचेज ही करे। अब ये तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि किसी का कैसा कस्टमर होगा, ठीक है। तो ये तो चाहेंगे कि हम इसको भी बेचे, इसको भी बेचे, इसको भी बेचे, और सभी से मुझे पैसा मिले, बैड डेप्ट हो, ये तो ये नहीं चाहेंगे। तो मिस्टर ये सोच रहा है कि ऐसा क्या करे ताकि हम जेड को बेच भी दे और मुझे कोई इश्यूज ना रहे, ठीक है। मुझे 90 डेज बाद पैसा मिल जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे एक प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे एक प्रूफ चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये मिस्टर जेड को एक बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो बोल सकते हैं, देखो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हम लोग आपस में एक दूसरे के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अगर जेड को पता है तो ठीक है, और नहीं पता है तो मिस्टर ए बता देंगे। देखो क्या होता है, मतलब दोनों में से किसी ना किसी को पता होगा तभी ना उसका एप्लीकेबिलिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या तो सेलर को इस बारे में पता होगा या तो परचेजर को पता होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि सेलर को पता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मिस्टर ए मिस्टर जेड को बोलेंगे कि हम लोग एक काम करते हैं अपने अंदर, ये देखो क्या होगा, मिस्टर ए मिस्टर जेड को क्या बोल रहे हैं, देखो मिस्टर जेड को बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, हम आपको बेच देते हैं, हम आपको सेल कर देंगे, बुक आप ले लो, ठीक है, आप ये लो बुक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट्स का बुक चाहिए आप ले लो, आप 90 डेज बाद ही पैसा देना। लेकिन एक रिटन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये किस काम का, देखो इसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, ये ना पहला बात है, ये एक स्टैम्प पेपर पे होता है, ठीक है। मतलब एक लीगल पेपर होगा। स्टैम्प पेपर कभी अगर देखे होता है ना, स्टैम्प पेपर 10 रुपीज 20 रुपीज इस तरह का लिखा हुआ रहता है। तो स्टैम्प पेपर जो है, गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मैम। तो ये देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि हम लोग एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, क्यों इसका इतना मतलब प्रायोरिटी है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। कि अगर हमें किसी को क्रेडिट देना है लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि आगे जाके फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि मिस्टर जेड बाद में पैसा नहीं दिया, ठीक है, मिस्टर ए का लॉस हो जाएगा। देखो लॉस जो होना है मिस्टर ए का ही होगा, क्योंकि उन्होंने 300 रुपए का बुक इनको बेच दिया, वो भी क्रेडिट में। अगर कुछ लॉस होगा तो ए का ही होगा, जेड का तो होगा नहीं, उनके पास तो एक प्रोडक्ट है ही, ठीक है, मतलब बुक तो है ही। तो यहाँ पर देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है उसमें क्या लिखा हुआ हो सकता है, हम एक मतलब ओवरऑल तुम लोग को एक व्यू देते हैं, देखो कैसे लिखा हुआ रहता है इसमें। पहला बात है, यहाँ पर एक स्टैंप लगा हुआ रहेगा, ठीक है, स्टैंप लगा हुआ रहेगा। ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है कि कोई नॉर्मल से पेपर में हम लोगों ने लिख दिया, कोई व्हाइट पेपर में, ऐसा नहीं होता है, स्टैंप पेपर में होता है। यहाँ एक स्टैंप लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा, सेलर का एड्रेस लिखा हुआ रहता है, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। सेलर का एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, मतलब यहाँ पर बेसिकली मिस्टर ए का एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा इस साइड में परचेजर का एड्रेस, ठीक है, परचेजर एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पर एक सिग्नेचर का कॉलम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रहेगा एक डेट का भी कॉलम रह सकता है और एक सिग्नेचर का भी कॉलम रहेगा। सिग्नेचर कौन करेगा, पहला बात है देखो इसमें लिखा क्या रहेगा, इसमें लिखा ये रहेगा कि मिस्टर जेड मिस्टर ए को 90 डेज बाद 300 रुपीज दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा 390 डेज आफ्टर। हम थोड़ा सा इन जनरल लिख रहे हैं, एकदम लॉ के लैंग्वेज से नहीं लिख रहे, ठीक है। आफ्टर डेट, अब ये आफ्टर डेट क्या होता है ये भी हम समझा देंगे, मतलब लॉ के लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ रहता है इसलिए हम लिख रहे हैं, पे टू मिस्टर ए ऑन और माई ऑर्डर द सम ऑफ
300 only for the value received। ठीक है, और भी अलग अलग लैंग्वेज होता है, मैंने जस्ट एक बार लिख दिया, मतलब इतना समझो, ये लिखा हुआ रहता है कि 90 डेज आफ्टर, ये हटा देते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, देखो थोड़ा सा बता देते हैं। 90 डेज आफ्टर डेट पे टू मिस्टर ए ऑन माई ऑर्डर, पे टू मी लिख देते हैं। ठीक है, ए लिख रहा है पे टू मी ऑन माई ऑर्डर, मी मतलब यहाँ पर मिस्टर ए। ठीक है, ऑन माई ऑर्डर द सम ऑफ 300 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। ठीक है, इस तरह से लिख दिया, ये बना हुआ रहेगा। अब इससे मतलब फैसिलिटी क्या हुआ, अगर मिस्टर जेड इन फ्यूचर में ये पैसा नहीं देते हैं तो इस पे लीगल कार्रवाई हो सकता है, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, तो ये कोर्ट तक जा सकते हैं, मिस्टर ए कोर्ट तक जा सकते हैं और इन पे केस हो सकता है कि इन्होंने 300 का चीज परचेस किया और उसका पैसा देने के लिए उन्होंने प्रॉमिस भी किया, मतलब उन्होंने ये बोला भी कि हाँ हम दे देंगे। यहां पर एक्चुअली सिग्नेचर होता है किसका, एक्सेप्टर का। एक्सेप्टर कौन होगा, मिस्टर जेड। हाँ हाँ हम देंगे, हम तो बोल रहे हैं हम देंगे, तो इनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना साइन करना पड़ेगा मिस्टर जेड बोल के। ठीक है, अब अगर मिस्टर जेड गलती से भी कुछ ऐसा सोचते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे या फिर मतलब भाग जाएंगे, कुछ भी ऐसा अनएथिकल अगर सोचते हैं, तो मिस्टर ए को क्या होगा, मिस्टर ए के पास एक बेनिफिट रहेगा कि वो ये इस कागज को लेके जो है लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैंने मतलब समझाया कि कब होता है, जब हमें ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट का जरूरत होता है, तो सेलर थोड़ी ना ये बोलेगा कि भाई हम सिर्फ इन दोनों को बेचेंगे, इनको नहीं बेचेंगे। कस्टमर तो सभी को चाहिए, लेकिन हाँ उनका लॉस ना हो, इस वजह से वो चाहे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फैसिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है। बेसिकली चैप्टर जो है जर्नल बेस्ड है, हमें जर्नल यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हमें पार्टी नेम पता करना पड़ेगा। अब देखो, बिल कौन ड्रॉ करेगा, यहां पर मिस्टर ए और मिस्टर जेड वाला जो केस है, मिस्टर ए और मिस्टर जेड, हम फिर से यहां पर लिखते हैं मिस्टर ए और ये हो गया मिस्टर जेड। इनका क्या क्या नाम हो सकता है, इनका नाम है सेलर, इनका नाम है बायर। ठीक है, ये खरीद रहे हैं बुक, इसलिए मैंने इनका नाम सेलर दिया, इनका नाम बायर दिया, बिकॉज मैंने जो बताया उसके हिसाब से हम तुम लोग को बोल रहे हैं। ठीक है, ये सेलर और ये बायर। अच्छा, इसके अलावा इनका नाम क्या बोल सकते हैं, इनका नाम बोल सकते हैं, ये है एक्सेप्टर। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्टर, और ये है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एक्सेप्टी। ठीक है, एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे पे करना है। एक्सेप्ट कौन करेगा, जो बायर है, जो बाद में पैसा देगा। एक्सेप्टी मतलब जो ये लिख रहा है। ठीक है, मतलब जो ये डॉक्यूमेंट के लिए बोल रहा है, तो एक्सेप्टर उसका ऑपोजिट एक्सेप्टी। ठीक है, और क्या हो सकता है, इनको हम लोग बोल सकते हैं ड्रॉयर। ठीक है, ड्रॉयर, क्योंकि ये बिल्स ड्रॉ करते हैं, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉई। ठीक है, ड्रॉई, ड्रॉयर मतलब जो बिल ड्रॉ करता है। ठीक है, जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉयर, जो बिल जो है जिस पे बिल ड्रॉ होता है। ठीक है, जिस पे बिल ड्रॉ होता है वो होता है ड्रॉई। तो ड्रॉयर का मतलब हो गया हु ड्रॉज द बिल। ठीक है, और ड्रॉई का मतलब ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन। ठीक है, ये सब हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो मेरा मतलब सेंटेंस पे तुम लोग मत जाओ। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो तुम लोग अपने हिसाब से कर लो। ठीक है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। सेलर मतलब हु सेल्स। ठीक है, और बायर मतलब हु परचेस, जो परचेस करता है, ये तो पता ही है, ये अगर हम नहीं भी लिखते तो बात बन जाता। ठीक है, एक्सेप्टर का मतलब हु एक्सेप्ट द बिल। ठीक है, और एक्सेप्टी का मतलब हु ड्रॉज द बिल। ठीक है, जिन्होंने बिल ड्रॉ किया। अच्छा, अब ये ड्रॉ कर रहे हैं तो इनके पास क्या आ जाएगा, इनके हाथ में आता है जो डॉक्यूमेंट, उसका मतलब डॉक्यूमेंट तो यही वाला है, लेकिन इनके लिए इस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इनके लिए इस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स रिसीवेबल। ये जो मिस्टर ए है ना, इनके लिए ये जो डॉक्यूमेंट आया, ये देखो ना, ये जो डॉक्यूमेंट आया, इनके लिए इस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और इनके लिए
इनके हाथ में नहीं रहेगा, लेकिन हम बता रहे हैं, इनके लिए हम बताते हैं किसके पास एक्चुअली लास्ट में बिल जाएगा। इनके लिए इस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स रिसीवेबल, और ये जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, इनके लिए इस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल्स पेबल। क्यों? देखो लॉजिकल है कि इनको पैसा पे करना पड़ेगा, तो इनके लिए अमाउंट पेबल है, तो इनके लिए वो है बिल्स पेबल, इनके लिए बिल्स रिसीवेबल। क्या दो दो बिल्स बनता है? मतलब एक इनके पास रहेगा, एक इनके पास रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली मिस्टर जेड को साइन करके इनको वापस कर देना होता है, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकली जो होता है वही हम बता रहे हैं। इनको साइन कर देना है, साइन करके इनको रिटर्न कर देना है कि हाँ हम साइन कर दिए, बस इनके पास क्या हो गया, प्रूव हो गया कि हाँ भाई साइन किया हुआ, इस इंसान ने एक लीगल पेपर पे ये चीज को एक्सेप्ट किया है कि हाँ वो पैसा दे देगा। अगर नहीं देगा तो मेरे पास ऑप्शन है, मिस्टर ए के पास ऑप्शन है, वो जा सकते हैं कोर्ट तक, ठीक है। तो ये हो गया बिल्स रिसीवेबल, ये हो गया बिल्स पेबल। अब ये करने पे मिस्टर ए को क्या बेनिफिट हुआ पता है? इनका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ कि बिजनेस में क्या हो गया ना, बिजनेस में जो है सेल चल रहा है, ऐसा नहीं कि इनको सेल के लिए इनको ना बोलना पड़ा, ठीक है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत सारा फैसिलिटीज होता है। क्या होता है कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज को अगर हम लोग चाहे एडवांस के तौर पे बैंक में भी लेके जा सकते हैं। जैसे मान लो ये अगर बैंक में ले जाएंगे ना, ये बिल्स, कौन? मिस्टर ए, और बैंक वाले को बोलेंगे कि आप ये बिल्स रख लो, आप बाद में मिस्टर जेड से ये पैसा ले लेना मेरे बिहाफ में, और अभी मुझे दे दो पैसा 300 रुपए, ठीक है। बात समझो क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि ये क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, इसका एक्सेप्टेंस अलग अलग जगह पे होता है। जैसे मैंने बोला इसका लीगल कार्रवाई हो सकता है, उसी तरीके से हम लोग चाहे तो बैंक में इसे एडवांस के तौर पे रख सकते हैं, और बैंक वाले को बोल सकते हैं आप मिस्टर जेड से कलेक्ट कर लीजिएगा पैसा मेरे बिहाफ में, और मुझे अभी 300 रुपए दे दो। तो बैंक बोलेगा ना ना, मैं क्यों करूं, क्योंकि बैंक तो कोई एनपीओ है नहीं कि मतलब बिना प्रॉफिट के लिए बैठा है, बैंक का तो काम ही है अपना प्रॉफिट कमाना। तो बैंक बोलेगा इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, हम आपके बदले मिस्टर जेड से कलेक्ट कर लेंगे, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। तो आप एक काम करो, आप 300 नहीं, इससे कुछ कम पैसा ले लो, ठीक है। मान लो बैंक बोल रहा है कि मेरा 10 रुपए हम काट लेते हैं इससे, आपको 290 देते हैं, ठीक है। तो मिस्टर ए को अगर पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है, उन्होंने उधार तो दे दिया लेकिन उनको पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो वेट नहीं कर सकते 90 डेज तक, बट वो कस्टमर को भी नहीं छोड़ सकते कि हाँ हम मिस्टर जेड को नहीं बेचेंगे, ऐसा भी वो उनको नहीं बोलना है। तो वो क्या कर सकते हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट बना के बैंक में ले जा सकते हैं, और बैंक वाले को बोल सकते हैं आप ये रख लो और मिस्टर जेड से पैसा ले लेना 90 डेज बाद, लेकिन मुझे अभी मेरा पैसा दे दो। तो बैंक वाला बोलेगा हम फ्री में काम नहीं करते, मुझे मेरा कुछ कमीशन चाहिए। तो एक्चुअली बैंक का अपना रेट रहता है कि वो कितना कमीशन काटते हैं। तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया कि बैंक 10 रुपीज कमीशन काट के 290 रुपीज मिस्टर ए को दे सकता है। इससे मिस्टर ए का बेनिफिट क्या हुआ, 10 रुपए का लॉस हुआ, ये शायद तुम लोग को लग रहा है, लेकिन अगर तुम लोग एक बिजनेस मैन या बिजनेस वोमैन की तरह सोचोगे तो पता चलेगा कि बिजनेस के लिए पैसे का मतलब कैश इनफ्लो होना कितना जरूरी है, ठीक है। भले ही 90 डेज बाद मिलने से उनको 300 मिलता, लेकिन आज अभी 290 तो मिल गया ना, इसी पैसे को काम पे लगा के ना वो और भी ज्यादा पैसा कमा लेंगे, ठीक है। इनके लिए 10 रुपए का जो लॉस है ये कुछ बड़ा बात नहीं होगा, क्योंकि हमेशा बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज्यादा कैश का जरूरत होता है, ठीक है, अच्छे से चलाने के लिए। तो अगर 10 रुपए लॉस करके आज ही 290 मिल रहा है, तो 90 डेज बाद 300 मिलने से बेटर है। अगर बिजनेस अच्छा चलता है तो ये नुकसान उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो डिपेंड करता है कि ये नुकसान बिजनेसमैन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, वो उसके करंट बिजनेस कंडीशन पे डिपेंड करेगा ना, कि उसको ये लॉस बेयर करने में कोई दिक्कत है कि नहीं। अगर वो वेट कर सकता है तो वेट करेगा, 90 डेज बाद भी वो मिस्टर जेड से डायरेक्टली पैसा ले सकता है। वो तो डिपेंड करता है कि क्या होगा, लेकिन हम ये बता रहे कि मिस्टर ए को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। पहला बेनिफिट ये है कि उनका क्या हो जाएगा, पैसा जो है उनको मिल जाएगा, ठीक है, उनका पैसा लॉक नहीं होगा, कैश फ्लो बिजनेस में होता जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ बिजनेस का लिक्विडिटी फैक्टर भी रहेगा। लिक्विडिटी फैक्टर मतलब क्या, ये तो एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसको दिखा के अगर मुझे पैसा मिलता है तो लिक्विडिटी फैक्टर बना हुआ रहा। तो मिस्टर ए का बेनिफिट क्या हुआ बिल्स ड्रॉ करके, ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए। देखो तो बेनिफिट पहला हम लोग बोल सकते हैं लिक्विडिटी फैक्टर। लिक्विडिटी फैक्टर का मतलब देखो ये दिखा के पैसा मिल गया, देखो कितना अच्छा बात है, ये दिखा के इनको बैंक के पास से पैसा मिल जाएगा, मतलब ये एक लिक्विड फैक्टर की तरह। लिक्विड फैक्टर मतलब मुझे लिक्विड मिलेगा, कैश, कैश ही होता है लिक्विड, अकाउंट्स में लिक्विड मतलब होता है कैश, सबसे ज्यादा लिक्विड कैश होता है। हर करंट एसेट जो है वो लिक्विड एसेट होता है, सबसे ज्यादा लिक्विड कैश होता है। क्योंकि लिक्विड का मतलब क्या है, जैसे देखो पानी लिक्विड होता है, पानी को बॉटल में डालोगे तो वो बॉटल के जैसे देखने में हो जाता है,
मतलब उसका जो मतलब स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम लोग ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास की तरह हो गया ना, लिक्विडिटी फैक्टर ऐसे होता है, कटोरी में डालोगे तो वो वैसा हो जाएगा। तो कैश भी वैसा ही है ना, कैश को तुम लोग कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, बुक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लैपटॉप में कन्वर्ट कर सकते हो, मोबाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैश एक लिक्विड चीज है जो हमें कुछ भी दे सकता है, फ्लैट खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, साइकिल खरीद सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो लिक्विडिटी फैक्टर, ठीक है, बेनिफिट क्या है, पहला बात है कि ये एक लिक्विडिटी फैक्टर की तरह काम करेगा। दूसरा है कि बिजनेस में कैश फ्लो चलेगा, ठीक है, कैश फ्लो इन द बिजनेस, बिजनेस में हमारा कैश फ्लो बना हुआ रहेगा। हाँ, भले ही हमारा थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है 10 रुपीज का, बात अलग है, लेकिन मेरा कैश फ्लो तो चल रहा है। वो मैंने पहले ही बोला कि मुझे लॉस करना है कि नहीं करना है, वो मुझे खुद से समझना पड़ेगा कि 290 आज लेके क्या हम इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं सेल वेल करके, और 10 रुपीज का लॉस मेरा जो है एडजस्ट कर पाएंगे। अगर मेरे पास ये कैपेबिलिटी है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट, डज नॉट कॉज लॉकिंग ऑफ मनी, ठीक है, पैसा ब्लॉक नहीं होता है। ये बेनिफिट्स है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। ये जस्ट मैंने तुम लोग को नॉलेज के लिए बोला कि क्या हो सकता है। ये हो गया हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन में आते हैं। देखो क्या बोला है, ये अगर तुम लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने जो भी बोला है वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है, उसी तरीके से लिखा हुआ है कि जनरली बिजनेस में देखो, व्हेन गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, मतलब देखो बिजनेस दो ही तरीके का हो सकता है, या तो गुड्स बेच लो या सर्विस बेच दो, ठीक है। द सेलर एक्सटेंड ए क्रेडिट पीरियड टू द बायर, बायर को क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है, मतलब उधारी में चीज देना पड़ता है। इन समटाइम्स द सेलर मे नॉट बी इन पोजिशन टू ऑफर क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड देने के लिए मतलब सेलर को लग रहा है कि मुझे इतना ज्यादा क्रेडिट पीरियड नहीं देना चाहिए, और परचेजर के पास ऐसा पोजीशन नहीं है कि वो इमीडिएटली पे करे। तो इन सच सर्कमस्टेंसेस द सेलर वुड लाइक द परचेजर शुड गिव ए डेफिनेट प्रॉमिस इन राइटिंग टू पे द अमाउंट ऑफ द गुड्स ऑन ए सर्टेन डेट व्हिच ही कैन यूज टू जनरेट इमीडिएट फंड। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि सेलर ऐसा चाहेगा कि परचेजर उसे एक प्रॉमिस करे राइटिंग में, ठीक है, लिखित में प्रॉमिस करे कि ये पैसा वो कब कितने दिन बाद दे देगा, जिससे वो कैसे यूज कर सके, जिसे ऐसा एक डॉक्यूमेंट हो जिसे वो इमीडिएट फंड जनरेट कर सके। जैसे मैंने बोला कि इसको बैंक में देके इमीडिएट फंड जनरेट कर सकते हैं, क्या बैंक में ही दे सकते, कहीं और नहीं, हाँ किसी और थर्ड पार्टी को भी दे सकते, ठीक है, कोई और पर्सन अगर ये एक्सेप्ट करना चाहता है, जैसे बैंक अपना कमीशन रख के कर रहा है तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। हम थोड़ा सा तुम लोग को डेफिनेशन बताते हैं। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज बीन डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट, मैंने पहले ही बोला ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इन राइटिंग, राइटिंग तो होना ही चाहिए, बिना राइटिंग के कुछ प्रूफ थोड़ी ना होता है, ओरली कुछ प्रूव नहीं होता है, मतलब ओरली हम लोग बोल सकते हैं लेकिन उसका कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर ओरली एक दूसरे में बात हो गया, उसके बाद मिस्टर जेड जो है अपने बात से हट गया, तो फिर कोर्ट उसमें कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर लीगल डॉक्यूमेंट बनाए हो तो कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब यहां पर जो मतलब कुछ भी होगा अनकंडीशनल, मतलब मिस्टर जेड ये नहीं बोल सकता है कि मैंने ये बुक पढ़ के पूरा समझ लिया फिर हम इसमें पास कर गए तो ही आपको पैसा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, मतलब कोई कंडीशन नहीं लगा सकता है मिस्टर जेड कि हम अभी पैसा देंगे तभी पैसा देंगे, ऐसा नहीं। 90 डेज बाद बात हो गया, बस उतना ही बात हो गया, इस पे कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। मिस्टर जेड ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम ये बुक पढ़ेंगे उसके बाद ही पैसा देंगे, ऐसा नहीं, सिर्फ 90 डेज ही जो है कंडीशन, तो इसीलिए इसको बोला जाता है अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर का मतलब ये मिस्टर ए का ऑर्डर है कि मुझे 90 डेज बाद ही पैसा चाहिए, क्योंकि वो वही सेलर है, वो तो ऑर्डर देगा ही। अगर आपको ऑर्डर नहीं मानना है तो आप मत खरीदो, आपको क्रेडिट में मिल रहा है, आप 90 डेज बाद पैसा दोगे, आपके लिए इतना ही काफी है, आप अगर अभी पैसा नहीं दे सकते हो। तो वही बोल रहा है अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing certain persons to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। समझाते हैं इसका मतलब, ठीक है। देखो क्या बोला है, signed by the मेकर डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन, साइन बाय द मेकर मतलब जो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बना रहे हैं, यहाँ पर मेकर कौन है, मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जहां पर एक सर्टेन पर्सन को बोला गया है पे करने के लिए सर्टेन सम ऑफ मनी। सर्टेन पर्सन कौन है, सर्टेन पर्सन है यहाँ पर मिस्टर जेड, मिस्टर जेड को बोला गया है कितना पे करने के लिए 300, मतलब सर्टेन सम ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि 300 से 350 पे कर दीजिएगा, ये सब नहीं होता है, ठीक है।
सर्टेन मतलब जो भी लिखना है क्लियर कट लिखना है, ठीक है, क्लियर कट लिखना है। इसी चीज के लिए ये लॉ का लैंग्वेज है, सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन। इसका मतलब होता है ये यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल से समझाए तो ओनली मिस्टर ए को पे करना है, या फिर मिस्टर ए अगर किसी को डायरेक्ट कर देते हैं मिस्टर जेड को कि मुझे नहीं इसको पे कर दो, तो उसको पे करना है। मतलब हो सकता है कि मिस्टर ए मिस्टर जेड को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दे कि आप ये पैसा, एक काम करो, आप ये पैसा यहाँ पर मिस्टर क्यू को दे दो, ठीक है, आप ये पैसा मिस्टर क्यू को दे दो। ऐसा इंस्ट्रक्शन किसने दिया? जो बनाया है, ड्रॉयर ने इंस्ट्रक्शन दिया, तो फिर मिस्टर जेड को वो मानना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, देखो यहां पर सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट को बियर करेगा। मतलब जैसे देखो यहां पर ऐसा हो सकता है कि किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाए इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि पैसा मिस्टर ए को देना पड़ेगा, ऐसे लिखा हुआ है कि बियरर को देना पड़ेगा। बियरर का मतलब होता है, जैसे तुम लोग अगर नोट देखोगे, जो हम लोग का करेंसी है, ठीक है, मतलब इंडियन करेंसी का बात कर रहे हैं, वहां पर देखोगे लिखा हुआ रहता है, कोई भी नोट ले लो उसमें लिखा हुआ रहता है बियरर बोल के। मतलब अगर तुम लोग के पास एक 100 रुपए का नोट है सपोज, तो वो 100 रुपए तुम्हारा, मतलब जिसके पास नोट है नोट उसी का है, ठीक है, मतलब नोट पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ रहता है, ये नोट ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, तो ये बियरर हो गया। बियरर मतलब जो बियर कर रहा है उसी का वो नोट है, ठीक है। तो वही चीज यहां पर बोला है, देखो अगर मिस्टर ए अपने डॉक्यूमेंट में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसे लिखवा दे कि पैसा बियरर को देना है, ठीक है, तो क्या होगा, जिसके पास वो बिल्स रहेगा मिस्टर जेड उसी को पे कर देंगे, ठीक है। अगर ऐसा लिखवाया हुआ है डॉक्यूमेंट में, क्योंकि इस तरीके से लिखवा सकते हैं, एक तो मिस्टर ए लिखवा सकता है मिस्टर ए को पे कर दो, एक लिखवा सकता है कि जिसको मिस्टर ए बोलेंगे उसको पे कर दो, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि बियरर को पे कर दो, ठीक है। बियरर मतलब जिसके पास वो बिल्स का डॉक्यूमेंट रहेगा उसको पे कर देना है 90 डेज बाद, यही चीज बोला है देखो यहां पर, or to the bearer of the instrument, ठीक है। when such an order is accepted in writing on the face of the order itself it becomes a valid bills of exchange। जब इस तरीके का सारा चीज फॉलो होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो आई होप कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है, और अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। पहले हम थोड़ा सा और एक पॉइंट बता देते, जैसे देखो यहाँ पर बोला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, क्योंकि देखो नॉर्मल बात है, बिना रिटन डॉक्यूमेंट्स के कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकता है, और अगर हमें डर है ही नहीं तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करने का क्या जरूरत है। बात समझो, अगर हम लोग बोलेंगे कि हाँ हमें मिस्टर जेड पे ट्रस्ट है, हम लोग ओरली डील कर लिए, 90 डेज बाद पैसा मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो फिर आपस में झगड़ा करो, इसका कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकता, झगड़ा कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, देखो हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट बी डेटेड, मतलब एक डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिस दिन हम लोग इस बिल का ड्रॉ कर रहे हैं ना उस दिन डेट जरूरी है लिखना, कि भाई किस दिन परचेज हुआ है, लिखो डेट, ठीक है। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, तो वहां पर लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना पैसा देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, ऐसा नहीं कि 500 रुपए से थोड़ा कम दे देना, 400 रुपए से थोड़ा ज्यादा दे देना, ऐसा नहीं होता है, हमें सर्टेनली अमाउंट बताना पड़ेगा, निश्चित अमाउंट बताना पड़ेगा कि कितना देना है। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, जो पेमेंट करने का कंडीशन है, मतलब पेमेंट करने का कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। मतलब ये देखो मिस्टर जेड, जैसे मैंने बोला मिस्टर जेड ऐसा नहीं बोल सकता है कि हम ये बुक को पढ़ेंगे, नहीं समझ में आया तो पैसा नहीं देंगे, ये सब नहीं होता है, ठीक है। अनकंडीशनल पेमेंट होगा, मतलब आपने चीज लिया है, जो वैल्यू रिसिप्ट किया है उसके लिए आपको पे करना है। The money must be payable to definite person or to his order to the bearer। देखो क्या बोला है, ये पैसा किसको देना है, उस पर्सन को जिसने ये बिल ड्रॉ किया, या फिर उसके ऑर्डर पे किसी को देना है तो उसको देंगे, या फिर अगर बियरर है तो उसको देंगे। जैसे बियरर चेक होता है, ठीक है, अकाउंट पे चेक होता है, बियरर चेक होता है। बियरर चेक अगर किसी के पास है ना तो वो जाके बैंक से पैसा निकाल सकता है, ठीक है। अगर किसी ने बियरर चेक साइन कर दिया है तो कोई भी उस चेक को लेके पैसा निकाल सकता है, इसीलिए अकाउंट पे चेक जो है वो सेफ होता है, ठीक है। अकाउंट पे चेक ड्रॉ करने से जिसके नाम पे ड्रॉ हो रहा है सिर्फ वही जाके बैंक से पैसा निकाल सकता है, मतलब वही जाके चेक ड्रॉप करके पैसा निकाल सकता है। तो बियरर जो है, बियरर का मतलब है जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा उसी को पैसा दे देगा, कौन, जो पेई है, ठीक है, सॉरी जो पेयर है। मतलब यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर जेड,
जेड, मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया, अच्छे से समझ सकते हो। मिस्टर जेड या तो मिस्टर ए को पे कर सकता है अगर ऐसा लिखवाया है, या फिर ए ने अगर बोला क्यू को पे कर दो तो क्यू को पे कर देगा, या फिर बोला कि जो बियरर होगा 90 डेज बाद जिसके पास वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहेगा, जो उसको बेयर कर रहा होगा उसी को पे कर देना, तो वैसे भी बोल सकता है। फिर देखो क्या बोला है, द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू हुम द ऑर्डर इज मेड। बोल रहा है ड्राफ्ट जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, जो पेमेंट करने वाला पार्टी है उसके तरफ से एक्सेप्ट होना चाहिए। मतलब ये सिग्नेचर जरूरी है, ये अगर किया ही नहीं तो ये वैलिड कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं होगा ना। साइन करो कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही बोल रहा है। देखो द ड्राफ्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट बाय द पार्टी टू हुम द ऑर्डर इज मेड, जिसके ऊपर ऑर्डर लगाया गया है, किसके ऊपर, मिस्टर जेड के ऊपर, ठीक है। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, जो मैंने पहले ही बोला स्टैम्प होना चाहिए, बिना स्टैम्प पेपर के नहीं होगा, ठीक है। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, मतलब बोल रहा है कि पेमेंट कैसा होना चाहिए, जिस देश में रहते हैं उस देश में जो लीगल करेंसी चलता है उसी पे पेमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया में किसी और करेंसी से पेमेंट करने चले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो भी लिखा हुआ था मैंने तुम लोग को समझा दिया था पहले, इसका बेनिफिट भी समझाए सारी चीज, लेकिन एक बार मैंने पढ़ के भी बता दिया कि लॉ के लैंग्वेज में कैसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रॉयर किसे बोलते हैं मैंने बता दिया, एक्सेप्टर किसे बोलते हैं मैंने बता दिया, पे किसे बोलते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग एक फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी थोड़ा सा बता रहा है, वो भी बता देते हैं। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है, देखो यहां पर लिखते हैं फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है फॉरेन, तो ये क्या होगा, अगर ड्रॉयर ड्रॉई, ठीक है, और पे, ठीक है। अच्छा जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया था तुम लोग को, पेयर पे भी लिख देते, रुको एक सेकंड, मैंने वो नहीं लिखा, वो लिखना जरूरी है। तो ये सेलर जो है वही एक्सेप्टी है, वही ड्रॉयर है, और ये पेई है, और ये पेयर है। पेयर मतलब जो पे करेगा पैसा, ठीक है, हु पेज, हु रिसीव, ठीक है, जो पैसा रिसीव करता है वो पेई है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने तुम लोग को जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से पेई हमेशा मिस्टर ए हो ऐसा जरूरी नहीं, बात समझो। अभी मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया ना कि यहाँ पर मिस्टर जेड को मिस्टर ए को भी पैसा देना पड़ सकता है, अगर ऐसा लिखवाया हुआ है। मिस्टर जेड मिस्टर ए के इंस्ट्रक्शन में मिस्टर क्यू को भी दे सकते हैं, तो इस केस में मिस्टर क्यू भी क्या हो सकते हैं, पेई हो सकते हैं। या फिर कोई बियरर, अगर बियरर लिखवाया हुआ है तो जो उस डॉक्यूमेंट को बियर कर रहा है ऑन दैट डेट, जिस दिन पेमेंट का बारी आएगा, वो भी पे हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ड्रॉयर ड्रॉई पे, ठीक है। ड्रॉयर मतलब जो बिल्स ड्रॉ करेगा वो तो सेलर ही होगा, और जो एक्सेप्ट करता है परचेजर वो है ड्रॉई, ठीक है। पे कौन होगा, पे जो है वो ड्रॉयर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। पे मिस्टर ए भी हो सकता है, मिस्टर क्यू भी हो सकता है, या फिर बियरर भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ये तीन पार्टी लिखा है। मतलब तुम लोग ऐसा मत सोच लो कि पे हमेशा मिस्टर ए ही होगा, इसीलिए तो मैंने तुम लोग को इतना सारा स्टोरी बताया, ठीक है। तो ये देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, ड्रॉयर ड्रॉई और पे, ठीक है। ये तीनों में से अगर कोई एक भी बाहर का है, ठीक है, मतलब इंडिया का नहीं है, ठीक है, तो हम लोग का वो बिल फॉरेन बिल हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर पढ़ के बताते हैं, देखो ए फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड इज पेबल इन अनदर कंट्री, मतलब इंडिया में ड्रॉ हुआ है लेकिन पे दूसरे जगह पे होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ना ऐसे करके बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसको जिस्ट में बताए, ये देखो फॉरेन बिल को अगर जिस्ट में बताए तो क्या हो जाएगा, अगर ये तीनों पार्टी में से कोई भी एक मतलब आउट ऑफ इंडिया का होता है तो वो ऑटोमेटिकली फॉरेन बिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो ड्रॉ कर रहा है वो इंडिया के बाहर है, या जो एक्सेप्ट कर रहा है वो इंडिया के बाहर है, या फिर जिसको पैसा मिलेगा वो इंडिया के बाहर है, तो वो फॉरेन बिल हो जाएगा। हम अभी पढ़ के भी बता देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखे, ड्रॉयर ड्रॉई पे, इफ एनीवन फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया then it becomes foreign bills of exchange, ठीक है। ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, तुम लोग ये खुद से पढ़ोगे तो समझ जाओगे। अब देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं
कैसे हो रहा है, ए बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन ए पर्सन, ठीक है, तो जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ, मतलब ड्रॉई, ड्रॉई कहां पर है, इंडिया में है, ठीक है, ड्रॉई कहां पर है, इंडिया में है, ऑन ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, अच्छा सॉरी आउटसाइड इंडिया बोला है, ठीक है, तो मतलब ड्रॉई क्यों बोला मैंने, ए बिल ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया में ड्रॉ हुआ है एक पर्सन के ऊपर जो आउटसाइड इंडिया का है, तो ड्रॉयर कहाँ का है, ड्रॉयर जो है वो इंडिया का है, क्योंकि बिल इंडिया में ड्रॉ हुआ है, ड्रॉई कहाँ का है, ड्रॉई जो है वो आउट ऑफ इंडिया का है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, और पे भी आउटसाइड इंडिया में करना है, ठीक है, तो मैंने बोला ना ड्रॉयर, ड्रॉई या पेई में से कोई भी एक अगर इंडिया के बाहर का होगा तो वो फॉरेन बिल हो जाएगा, ये देखो फॉरेन बिल, इसीलिए मैंने तुम लोग को एक मतलब देखो ट्रिक बता दिया, ठीक है, तुम लोग को अलग अलग याद रखने का जरूरत नहीं होगा, तो ये क्या हो गया फॉरेन बिल। अब देखो ये बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब बिल जो ड्रॉ हुआ है वो भी इंडिया के बाहर ड्रॉ हुआ है, जिस पे ड्रॉ हुआ है वो भी इंडिया के बाहर, मतलब ये भी आउट ऑफ इंडिया, ये भी आउट ऑफ इंडिया का, ठीक है, तो ये तो फॉरेन बिल हुआ, ठीक है, ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, तो ड्रॉ तो इंडिया के बाहर हो रहा है, मतलब ड्रॉयर इंडिया के बाहर का है, और जो ड्रॉई है वो मतलब जो पे करेगा, जो पैसा पेमेंट होगा वो इंडिया में होगा, मतलब एक पार्टी तो इंडिया के बाहर का हो गया, तो फॉरेन बिल, ठीक है, ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, ड्रॉ भी बाहर हुआ है, पे भी बाहर करना है, तो ये क्या हो गया फॉरेन बिल। तो सीधा सा बात है, इतना सारा चीज को इस तरीके से याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर ये तीनों पार्टी में से कोई भी एक पार्टी इंडिया के बाहर का होगा, मतलब ड्रॉ इंडिया के बाहर हो रहा है, बाकी चीज इंडिया में हो रहा है, तो भी फॉरेन बिल, अगर ड्रॉई इंडिया के बाहर का है बाकी यहाँ पर है तो भी फॉरेन बिल, अगर पे इंडिया के बाहर का हो जा रहा है तो भी फॉरेन बिल होगा, बस इतना सा याद रखो। यहाँ पर देखो एक फॉरेन बिल का भी जो भी स्पेसिमेन दिया हुआ है, ये देखो इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ये न्यू दिल्ली का है, और ये है जुलाई 2020, न्यू दिल्ली मतलब ये हो गया सेलर का एड्रेस, ठीक है, मतलब सेलर इंडिया का होगा, 90 डेज आफ्टर डेट ऑफ हिज फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, ये देखो ये सब बोला है किसको पे करना है, यहाँ पर ये देखो एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ड्रॉई ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये देखो ये हो गया ना परचेसर का एड्रेस, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर स्टाम्प लगा है, यहाँ पर पैसा लिखा है, वो भी हो सकता है मैंने यहाँ पर स्टाम्प दिया है, तो अलग अलग फॉर्मेट हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, मैंने एक इन जनरल फॉर्मेट बोला है, वैसे फॉरेन बिल इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बता दिया कि फॉरेन बिल क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट इस पे क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसमें एक एंडोर्समेंट भी पढ़ेंगे, ठीक है, एंडोर्समेंट क्या होता है, देखो यहाँ पर था, दिखाते हैं, ये देखो ये पैरा में हमारा एंडोर्समेंट का बात है, ठीक है, एंडोर्समेंट क्या होता है, यहाँ पर पढ़ते हैं, बिल एंडोर्स्ड, ठीक है, बिल एंडोर्स्ड क्या होता है, जैसे जो एग्जांपल लिया है उसी से करते हैं, मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को सेल किया, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को बुक सेल किया, ठीक है, और इन दोनों में जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करवा लिया, इनके पास है बिल्स रिसीवेबल, इनके पास है बिल्स पेबल, कितने रुपए का, 300 रुपए का, ठीक है, ये देखो 300 रुपीज का डीलिंग्स हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना है 300 रुपीज का। अब मिस्टर ए कौन हो गए, मिस्टर ए जो है मिस्टर ए के लिए मिस्टर जेड डेटर हो गया, और मिस्टर जेड के लिए मिस्टर ए क्रेडिटर हो गया, सोच के देखो ये भी तो एक रिलेशन है, अगर मिस्टर जेड के तरफ से देखे तो मिस्टर जेड का क्रेडिटर ए, ठीक है, क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर है मिस्टर जेड के तरफ से देखे तो मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए कौन है, क्रेडिटर, और मिस्टर ए के तरफ से देखे तो डेटर है, कौन है, मिस्टर जेड, ठीक है, तो मिस्टर ए का अगर डेटर है तो मिस्टर ए का कोई क्रेडिटर भी तो हो सकता है, ठीक है, कोई क्रेडिटर भी तो हो सकता है, तो चलो हम इनका एक क्रेडिटर का नाम दे देते हैं, मिस्टर ए का जैसे एक डेटर है ना, मिस्टर ए का एक क्रेडिटर भी है जिसका नाम है सपोज आर, ठीक है, मिस्टर आर ये कौन है, मिस्टर ए के क्रेडिटर है। अब इन्होंने इन दोनों में भी ना एक ट्रांजैक्शन हुआ था 300 रुपीज का, ठीक है, इसका मतलब मिस्टर ए को मिस्टर आर को 300 रुपीज पे करना है, तो मिस्टर ए ने क्या किया, बोला ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो मेरे पास है ये इनके हाथ में है, चलो इनका हाथ ऐसे कर देते, ठीक है, ये इनके हाथ में, क्योंकि मैंने बोला ना ये साइन करके इनको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, इनके पास रहता है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनको दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपको मुझे 300 रुपए देना है, आप एक काम करो ये डॉक्यूमेंट रख लो,
लो, लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे रख लो, आप ये पैसा ले लेना, मिस्टर जेड से ले लेना, ठीक है। अब इनको बता देंगे कि आप इनको दे दीजिएगा, ठीक है, इनको दे दीजिएगा। इन मतलब मिस्टर ए खुद के पास भी पैसा ले सकते हैं, इनको ऑर्डर दे सकते हैं किसी और को देने के लिए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तो ये मिस्टर आर को दे देना। तो ये जो डॉक्यूमेंट का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ ना, इसको बोलते हैं बिल का एंडोर्समेंट होना, ठीक है, एंडोर्समेंट होना, एंडोर्स्ड कर दिया गया बिल, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ लीगल टर्म्स यूज होता है, इनको बोलेंगे, ये तो हुआ एंडोर्समेंट। अब इस पार्टी को बोला जाता है एंडोर्सी, ठीक है, इनको बोलेंगे एंडोर्सी, जिनको बिल एंडोर्स्ड हुआ, और इनको बोलेंगे एंडोर्सर, ठीक है, इनको बोलेंगे एंडोर्सर, हु एंडोर्स्ड, ठीक है, जो एंडोर्स्ड करते हैं, टू हुम एंडोर्स्ड, जिनको एंडोर्स्ड किया गया वो एंडोर्सी, ठीक है, ये एंडोर्सर, ठीक है, एंडोर्सर एंडोर्सी। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज मेड एग्जैक्टली एज इट इज डन इन केस ऑफ चेक। जैसे बियरर चेक हम लोग दे सकते हैं ना, वैसे द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑन ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज दैट ऑफ द एक्सेप्टर। इफ मतलब इसका मतलब ये नहीं कि लाइबिलिटी चेंज हो जाएगा, लाइबिलिटी किसका है, जिनके पास बीपी है, मिस्टर जेड का। प्राइमरी मतलब बेसिक लाइबिलिटी 300 रुपए पे करने का मिस्टर जेड का ही रहा, वो ए के जगह आर को पे करेंगे, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो यही बोल रहा है, द प्राइमरी लाइबिलिटी ऑन ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज दैट ऑफ द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर का ही रहा। इफ ही डज नॉट पे, अगर मिस्टर जेड नहीं पे करता है, होल्डर कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस एंडोर्सर और द ड्रॉई, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, अगर मिस्टर जेड ने पैसा नहीं दिया तो पता किसको चलेगा, पता पहले मिस्टर आर को चलेगा, ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि मुझे 90 डेज बाद मिस्टर जेड से पैसा मिलेगा। जैसे ही मिस्टर जेड पैसा देने से मना करते हैं, रीजन जो भी हो, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो गए या फिर उनका नियत खराब है, तो क्या होगा, मिस्टर आर तुरंत मिस्टर ए को बताएंगे कि भाई तुमने तो मुझे पैसा नहीं दिया, उसके बदले एक लीगल डॉक्यूमेंट दिया, बोला इसके बदले पैसा मिलेगा, लेकिन ये तो पैसा दे नहीं रहा है मिस्टर जेड, तो आप मुझे दे दो भाई मेरा पैसा, और आप लोग आपस में समझ लो, क्योंकि बिल्स तो मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ठीक है, बात समझो कि लाइबिलिटी इनका रहा, और अगर ये पेमेंट करने में आनाकानी करते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर ए के ऊपर आता है। मतलब मिस्टर आर जो है वो अपना पैसा मिस्टर ए से ले लेंगे, बोलेंगे भाई तुम तो मुझे पैसा ही दे दो और तुम लोग आपस में समझ लो। तो वही चीज बोल रहा है, देखो यहां पर, इफ ही डज नॉट पे, ही का मतलब कौन, जिसके ऊपर प्राइमरी लाइबिलिटी है, मतलब मेरे एग्जांपल के हिसाब से मिस्टर जेड, ए होल्डर कैन रिकवर द अमाउंट, होल्डर कौन है, जिसके पास बिल है, मतलब मिस्टर क्यू मेरे एग्जांपल के हिसाब से, कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस एंडोर्सर्स, कोई भी प्रीवियस एंडोर्सर। अब मेरे केस में प्रीवियस एंडोर्सर कौन है, मिस्टर ए है, ठीक है, नहीं हाँ मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए एंडोर्सर है, और द ड्रॉई, मतलब मिस्टर ए मेरे एंडोर्सर भी है, इस केस में ड्रॉई भी है। प्रीवियस एंडोर्सर क्यों बोला है, क्योंकि मल्टीपल एंडोर्समेंट भी हो सकता है, जैसे देखो ए ने आर को दिया, आर एस को दे सकता है, ऐसे मल्टीपल एंडोर्समेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये आर ने दिया तो आर अपना ये एंडोर्स कर सकता है, मान लो मिस्टर एस को कर दिया, सेम उतने ही अमाउंट का इनका भी पेमेंट था, मिस्टर एस को कर दिया। अब जेड को पैसा एस को पे करना है, लेकिन अगर जेड नहीं पे करता है तो एस आर को बताएगा, आर ए को बताएगा, एस आर से रिकवर करेगा, आर ए से रिकवर करेगा। ये सब बात अच्छे से समझो, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा जर्नल एंट्री बेस्ड है। तो आर एस आर को बोलेगा भाई मुझे मेरा पैसा दे दो, आपका जेड तो पैसा नहीं दे रहा है, आर फिर इसको बोलेगा मुझे मेरा पैसा दे दो, तो इसीलिए बोला है प्रीवियस एंडोर्सर या फिर ड्रॉई। तो इस केस में एस इनसे लेगा, ये प्रीवियस एंडोर्सर है, इसका प्रीवियस एंडोर्सर ये है, लेकिन अगर एक ही बार एंडोर्समेंट हुआ है तो फिर ड्रॉई ही एंडोर्सी हो गया, एंडोर्सर हो गया, ड्रॉई जो ड्रॉयर है वही एंडोर्सर हो जाएगा, ठीक है, वही चीज यहां पर बोला है। तो ये वाला हो गया हम लोग का एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट कब होता है, अपने क्रेडिटर के सेटलमेंट के केस में एंडोर्समेंट होता है, ठीक है। क्रेडिटर को अगर मुझे सेटल करना है, मुझे पैसा नहीं देना है, लीगल डॉक्यूमेंट देना है, जैसे हम लोग चेक दे सकते हैं, है ना, जैसे आज के डेट पे पेमेंट करने का क्या क्या तरीका होता है, नॉर्मली लोग आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, चेक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो चेक की तरह ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। तो बिल का एंडोर्समेंट भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब यहां पर देखो
फॉरेन बिल भी मैंने बता दिया। प्रोमिसरी नोट बता देंगे, इस पे कोई क्वेश्चंस नहीं होता, ये लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ इसका डिफरेंस क्या है। पहले हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस जो है एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग का इसी पे आने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, देखो टाइप्स ऑफ बिल्स देखेंगे, ठीक है, कितने टाइप का बिल्स हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा और एक चीज भी बता मैम देते हैं। मल्टीपल एंडोर्समेंट के केस में अगर प्रीवियस हाँ एंडोर्सर का डेथ हो जाता है हाँ, तो फिर क्या होगा? प्रीवियस एंडोर्सर का अगर डेथ हो जाता है, मतलब मिस्टर ए का अगर डेथ हो जाता है तो मैम अगर आर का डेथ हो जाता है तो एस फिर किसके पास जाएगा? अगर आर का डेथ हो जाता है तो एस फिर किसके पास जाएगा। देखो अगर डेथ हो जाता है तो नॉर्मली क्या होता है, अगर उनके जो रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं, नॉर्मली रिकवरी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि किसी का मतलब ऐसा अगर होता है तो नॉर्मली लाइबिलिटी जो है वो अगर कोई मतलब चिल्ड्रन वगैरह रहते हैं ना तो उस पे ही आता है, वो डिपेंड करता है केस क्या होगा। अगर मान लो वो केपेबल है देने के लिए तो वो देंगे, ठीक है। अब क्योंकि इनके पास तो लीगल डॉक्यूमेंट है, ये कोर्ट तक जा सकते हैं, तो कोर्ट फैसला क्या सुनाएगा। अगर मिस्टर आर का कोई एस्टेट है, मतलब मान लो मिस्टर आर का कोई भी नहीं है लेकिन उनका जो भी एसेट है वो बेच के रिकवरी कर देगा। और अगर कोई देने के लिए रेडी है कि इनका कोई बेटा है, बेटी है, या कोई भी वाइफ है, कुछ भी है, वो अगर पेमेंट करने के लिए रेडी है तो वो पेमेंट कर देंगे। समझ में आया। इस तरीके से कोर्ट में ये चीज सुलझाया जाएगा कि फिर ये इनका अगर डेथ हो जाता है तो क्या होगा। सही बात है, इनका डेथ हो जाता है तो क्या होगा। तो इनका डेथ हो जाने पे या तो इनके रिलेटेड लोग पैसा दे देंगे अगर उनको देना है। अगर वो नहीं मानते हैं तो इन दैट केस फिर क्या होगा, कोर्ट जितना रिकवरी करना है इनका एसेट देख के उतना रिकवरी करके पे करने का कोशिश करेगा। इस तरीके से रिकवरी करवाएगा। अगर किसी का डेथ हो जाता है तो ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। समझ में आया बात। हाँ मैम। देखो टर्म ऑफ बिल बता देते हैं, मैक्सिमम कितना होता है। टर्म मतलब ड्यूरेशन, ठीक है। एक बिल का मैक्सिमम ड्यूरेशन 90 डेज का होता है, मैक्सिमम 90 डेज और 3 मंथ, ठीक है। और 3 मंथ एक ही बात हो गया ना, 3 मंथ्स मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैक्सिमम 90 डेज या फिर 3 मंथ्स के लिए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। अगर किसी को उससे ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए तब तो लोन हो जाएगा, तब फिर क्या करो, तब ईएमआई कर लो, ठीक है। अगर इतना ही दिक्कत है तो ईएमआई करो, मतलब 90 डेज टाइम दे रहे, 3 मंथ्स बाद आप पैसा पे करो, ये कोई कम बात नहीं है, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा कोई चाहेगा तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं ड्रॉ करता, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है। उनको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे इतना, अगर मान लो कोई 5 साल तक चाह रहा है, 5 साल मतलब 300 रुपए का बात नहीं, कोई 300 रुपए 5 साल के लिए नहीं बोलेगा। जब ह्यूज अमाउंट हम लोग 1 साल के लिए उधार लेते हैं, जैसे मान लो कोई हम लोगों ने 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद लिया, सपोज किसी ने 1 लाख का लैपटॉप खरीद लिया, अब एक साथ नहीं दे सकता है तो वो तो अगर 90 डेज बाद दे सकता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हो सकता है। अगर नहीं दे सकता है तो भी थोड़ी ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होगा, तब बोलेगा ईएमआई कर लो, मंथली दे दो। उसमें नो कॉस्ट ईएमआई भी होता है, कॉस्ट विथ ईएमआई भी होता है। अब जैसा जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डीलिंग्स रहेगा, मैक्सिमम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 90 डेज के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है, उससे ज्यादा के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ नहीं होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सीखना है कि डेट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सपायरी डेट, ठीक है। ये देखो हम बताते हैं क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग। टर्म ऑफ बिल मैंने बताया। अच्छा, इसमें एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ बिल पढ़ेंगे। देखो एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ ए बिल, ठीक है। एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ ए बिल का मतलब है जिस दिन हमें जो है एक्चुअली क्या बोले, ड्यू डेट को हम कैसे बताएं। रुको यहां देखते क्या डेफिनेशन दिया हुआ है। द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल टर्मिनेटेड इज कॉल्ड एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ द बिल, मतलब जिस दिन मेरा बिल का टाइम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो द डेट ऑन विच the term of bill expired, जिस दिन बिल का टर्म एक्सपायर्ड हो जाएगा। अब ये सबसे अच्छे से समझना है, एग्जाम्पल देखो, ठीक है। जैसे मान लो बिल का ड्रॉ हुआ है, हम एक ड्रॉ का डेट देते हैं, यहां पर टर्म देते हैं, तुम लोग मुझे बताना एक्सपायरी डेट या फिर ड्यू डेट।
ये बताना, ठीक है, एक्सपायरी डेट या फिर ड्यू डेट बताना। जैसे मान लो बिल ड्रॉ हुआ है 1/4/2021 को, ठीक है, और टर्म है 2 मंथ्स का, मुझे बताओ एक्सपायरी डेट कब आएगा? 2 मंथ्स बाद आएगा, ठीक है, तो 2 मंथ्स बाद कौन सा डेट आएगा एक्सपायरी डेट, मुझे बोल सकते हो? मैम 3 days ग्रेस ऐड करना है। हाँ वो बताते हैं, थोड़ी देर बाद वो भी बताते हैं, पहले हम लोग एक्सपायरी डेट बता देते हैं, वो मैच्योरिटी डेट पे बताएंगे। अभी सिर्फ मुझे 2 मंथ्स का ही हिसाब बताओ, 3 डेज वाला बताते हैं क्या होता है। 1 जून। 1 जून 2021, सबको समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसे काउंट करना, 1/4 से लेके 1/5, मतलब अप्रैल से लेके मई, फिर मई से लेके जून, ठीक है, हो गया 2 मंथ्स, तो ये हो गया एक्सपायरी डेट, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट और भी बताने का कोशिश करो, जैसे 26 मार्च 2021 से लेके 3 मंथ्स हमें काउंट करना है, बोलो कब होगा एक्सपायरी डेट? 26 जून। हाँ बोलो, और एक बार बोलो। 26 जून। हाँ 25 जून 2021, ठीक है, ऐसे काउंट करो। 26 से लेके 26 मार्च से लेके अप्रैल, 26 अप्रैल से लेके 26 मई, 26 मई से लेके 26 ऑफ जून, हो गया, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग डेट देते हैं 31 दिसंबर 2021, 2 मंथ्स, बताओ क्या होगा? बोलो 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 ना, जो भी लग रहा है वो बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 31 गलत। मार्च 31 2022। मार्च 22 तो नहीं होगा, हाँ 22 होगा, लेकिन 31 मार्च होगा क्या? 2 मंथ्स हो रहा है ना, तो 2 मंथ्स काउंट करके देखो तो मार्च होता है कि नहीं? 31 दिसंबर से लेके कितना तक जाएंगे बोलो? थोड़ा सा गलत हुआ है, एक बार रेक्टिफाई कर लो। फरवरी 31 होगा। हाँ फेब होगा, करेक्ट, फेब होगा, मार्च होने से 3 मंथ्स हो जा रहा है, तो फेब का डेट क्या लिखेंगे बोलो? फेब होगा तो ये तो 2 लिखेंगे। हाँ बोलो, और एक बार बोलो। 28। करेक्ट, 28 लिखेंगे। अब देखो नॉर्मली हम लोग क्या लिख रहे थे यहाँ पर, अच्छा ये मैंने 25 क्यों लिख दिया? ये भी 25 लिखना है मुझे, ये 26 है तो 26 लिखेंगे, 25 है तो 25 लिखेंगे, ठीक है, हम इसको 25 कर देते हैं, ठीक है, ये 25 से है तो 25 ही होगा। हम गलती से नहीं यहाँ 26 लिख दिए या 25 लिख दिए, ऐसा नहीं है, या तो दोनों को 26 कर लो या तो दोनों को 25 कर लो। अब एक चीज देखो, ये 31 फेब तो होता है नहीं, ठीक है, तो 31 फेब तो तुम लोग लिख नहीं सकते हो, फेब का या तो 28 होता है या तो 29 होता है। एक बार हम लीप ईयर में नहीं जाते, वैसे भी ये दोनों का कोई लीप ईयर है नहीं, 22 जो है वो लीप ईयर है भी नहीं वैसे भी, ठीक है, अगर लीप ईयर होता है तो 29 कर सकते हैं एक्चुअली। एक चीज याद रखो, मंथ का जब टर्म मंथ का होगा ना, तब हमें कैलकुलेशन कैसे करना है? डेट टू डेट, ठीक है, डेट टू डेट, बात समझो, डेट टू डेट का मतलब ये देखो, एक से यहाँ एक, 25 25 31, तो ये भी तो 31 होना चाहिए, बट एप्लीकेबल है ही नहीं ना, क्योंकि फेब हमारा 31 का होता नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर हम लोग जो एप्लीकेबल होगा जिस मंथ तक, उस मंथ का जो डेट है वही लिखेंगे। ये 28 है, अगर लीप ईयर होता तो 29 तक लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मार्च लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, ये नहीं करना। वैसे ही मार्च में ये 2 मंथ से एक्सीड कर जा रहा है, तो मार्च तो होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाला बात जो है, देखो डेट टू डेट होता है 1 1, 25 25, 31 तो 31 होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है भाई, फेब का तो 31 होता है नहीं, या तो 28 तक लिखेंगे या तो 29 तक लिखेंगे, ये बात का ध्यान रखो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखो कि हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद और एक लिखते हैं, जैसे 31 जैन सपोज 2021, और इसका 3 मंथ्स, बताओ कब होगा? इसका क्या लिखेंगे? ये भी अच्छा है पॉइंट, बताओ कौन सा होगा? अप्रैल 31। अप्रैल, थोड़ा सा गलत हो रहा है, 31। नहीं 31 का नहीं होता है, अप्रैल कितने दिन का होता है?
30 30 days. 30, तो क्या लिखेंगे बोलो? 30 days. 31, 30 लिखना 30. पड़ेगा ना। 31 तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे? 30 ही लिखेंगे, ठीक है। 31 लिख नहीं सकते तो 30 लिखेंगे हम लोग। इसका मतलब ये नहीं कि मई का 1 तारीख लिख देंगे, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें डेट टू डेट चलना है। लेकिन अगर कोई डेट हमारा एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज कोई मंथ 31 का होता है, कोई 30 का होता है, ठीक है, लेकिन हमें डेट टू डेट चलना है मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे जैन टू फेब 1 मंथ, फेब टू मार्च 2 मंथ, मार्च टू अप्रैल, तो अप्रैल लेंगे और अप्रैल का लास्ट डेट लेंगे। तो ये सब चीज तुम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक हो गया, और एक लिखते हैं 28 ऑफ फेब 2022 और 2 मंथ्स, बताओ कौन सा डेट होगा? बोलो। 28 फेब है। From 28 April. 28 हाँ सही बोल रहे हो, सभी ने सही बोला, 28 ऑफ अप्रैल, ठीक है। क्योंकि फेब टू मार्च 1 मंथ, मार्च टू अप्रैल 2 मंथ्स, ठीक है। तो अप्रैल 28। और एक लास्ट देते हैं 30th ऑफ जैन, यहाँ पर 2 मंथ्स 2022 ले लेते हैं। 2 मंथ्स बोलो कौन सा होगा? तुम लोग डेट टू डेट देखो। 30th of March. हाँ 30th ऑफ मार्च होगा, ठीक है। 30th ऑफ मार्च होगा। तुम लोग को ना डेट टू डेट देखना है। देखो सिंपल तरीका है, यहाँ पर ये देखो 2 मंथ्स है ना, यहाँ पर 2 ऐड करो, कितना हो गया? 6 मंथ, ठीक है। 1 तारीख, क्या जून का 1 तारीख होता है? हाँ होता है, 1 जून हो गया। 25 मार्च, अब यहाँ पर 3 मंथ्स ऐड करेंगे तो ये हो गया 6th नंबर ऑफ मंथ, ठीक है, मतलब 6th मंथ। तो ये 6 हो गया। क्या जून का 25 तारीख होता है? बिल्कुल होता है, लिख दो। यहाँ पर 2 मंथ्स ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा। 14 काउंट करने में दिक्कत होगा, जब ऐसा होगा तो फिर ऐड मत करना, ठीक है, मतलब समझने में दिक्कत हो सकता है। तो फिर कैसे काउंट करना? दिसंबर से जैन, जैन से फेब। अब फेब का 31 लेना पड़ेगा, बट फेब का 31 होता नहीं, लेकिन हमें फेब पे ही टिके रहना है। तो फेब का लास्ट डेट कौन सा है? 28, तो 28 लिखेंगे क्योंकि उसका 31 नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जैन का 31 है, 3 मंथ्स जाना है, ठीक है हम लोगों को। तो 3 मंथ्स जाएंगे तो अप्रैल हो जाएगा। अप्रैल का 31 होता है? नहीं होता है, तो अप्रैल का 30 तक ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा 28 ऑफ फेब 2 मंथ्स, ठीक है। 2 मंथ्स मतलब अप्रैल का मंथ हो जाएगा, तो 28 से 28, क्योंकि अप्रैल में 28 होता है। 30th जैन से लेके 2 मंथ्स, तो 30 जैन टू फेब, फेब टू मार्च, तो मार्च का 30 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 30 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो ये सब बात का ध्यान रखना है हम लोगों को, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन में डेट लिखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बोला ना जर्नल बेस्ड है, तो फिर ये करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? डेज का कैलकुलेशन भी सीखेंगे कि डेज में क्या होता है। ये तो हम लोगों ने टर्म जो है मंथली पढ़ा। अगर डेज में होता है टर्म तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो। ये हो गया हम लोग का ड्रॉ डेट, ड्रॉ जिस दिन कर रहे हैं। यहाँ पर टर्म इन डेज और ड्यू, एक्सपायरी डेट या ड्यू डेट, एक्सपायरी लिख देते, वहां पर भी एक्सपायरी लिखा था। अच्छा 15 नवंबर 2022 और बिल्स का टर्म है 60 डेज, तो एक्सपायरी डेट कौन सा होगा? ठीक है, ये हम बताते हैं कैसे करके कैलकुलेट करना है। इसमें थोड़ा सा तरीका अलग होता है। तो देखो ये है नवंबर, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है? जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है 15th को एक्सक्लूड करके हमें काउंट करना है, ठीक है। बात समझो, 15th को एक्सक्लूड करके हमें काउंट करना है, और उसके बाद हमें 60 डेज देखना है कि कब जाके 60 डेज पूरा होगा। तो पहले देखो नवंबर जो है ये कितने दिन का होता है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, मार्च कर लेते हैं, चलो मार्च कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। देखो यहाँ पर लिखते हैं मार्च। मार्च का कितना दिन, मार्च नॉर्मली 31 डेज का होता है। अब देखो इस चैप्टर में ना तुम लोगों को ये पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जैन कितने दिन का होता है। ये देखो जैन होता है 31 का, फेब कितने दिन का होता है 28 या फिर 29 का, डिपेंड करता है लीप ईयर है कि नहीं। मार्च होगा फिर से 31 का, अप्रैल होता है 30, मई होता है 31 का, ठीक है। जून होता है, तुम लोग फिंगर में काउंट करना आता है, तुम लोग को फिंगर में काउंट करके भी देख सकते हो। जून होता है हम लोग का 30 डेज का। जुलाई अगस्त लगातार 31 डेज का होता है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो एक बार लिख लो, याद हो जाएगा, ठीक है। सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर जो है ये 31 का होता है। इसके बाद तो ऑल्टरनेट कर करके ही होगा, ठीक है। नवंबर फिर से 30 का हो जाएगा और दिसंबर 31 का होगा। ये लेकिन क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, इसमें तुम लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए या फिर गलत नहीं होना चाहिए। मतलब भूल गए 30 को 31 कर दिए तब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। या तो इसमें देख लो गड़बड़ हो जाएगा या फिर यहाँ देख लो, इस बात का ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। तो मार्च का अगर हमें 15 एक्सक्लूड करना है, मार्च जो है 31 डेज का होता है, तो मार्च में 15 डेज हम लोग हटा देंगे क्योंकि 15 को ड्रॉ हुआ है। उसके बाद कितना दिन होता है, तो 15 के अलावा बाकी तो 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके कितना होगा, तो ये हम लोग सिंपल कैलकुलेटर पे देख सकते हैं 16 डेज होगा, ठीक है। 15 के बाद मार्च के महीने में कितने दिन बचता है, 16 से लेके 31 तक होता है हम लोग का 16 डेज, ठीक है। लेकिन 60 डेज हमें टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए। तो मार्च के बाद हम लोग अप्रैल का भी कुछ टाइम ले सकते हैं। अप्रैल का कितना दिन लेंगे, अप्रैल वैसे तो होता है 30 डेज का, तो 30 डेज पूरा हमें टाइम मिल जाएगा। उसके बाद मई ले लेंगे। अच्छा मुझे कैसे पता चल रहा है कितना लेना है, दिया है ना 60 डेज, तो इसके हिसाब से पता करते हैं। तो अब देखो 30 और 16 कितना बन गया 46, ठीक है। और हम लोग को 60 डेज लेना है तो यहाँ पर 14 और लेना पड़ेगा। बैलेंस करके निकाल लिया मैंने, तुम लोग भी बैलेंस करके निकाल सकते हो लास्ट वाला। मतलब एक देखने से तो एजम्पशन हो जाएगा ना, ये दोनों मिला के कितना हो रहा है 46, तो और 14 चाहिए, 60 डेज हो जाएगा। मतलब एक्सपायरी डेट कब निकल के आया 14 मई को, ठीक है। 14 मई यानी ये 5/2022, ठीक है। इस तरीके से काउंट होगा। अब जब डेज का बात होता है ना थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्यों, देखो डेज में हमें क्या करना है ना, डेज में हमें पूरा एक एक दिन कौन से मंथ में कितना है सारी चीजों का आइडिया हमें चाहिए, ठीक है। तो हम एक और डेट देते हैं, तुम लोग मुझे बताने का कोशिश करना। अगर 20 अप्रैल का है 2022 का और 90 डेज का टाइम पीरियड है, तो मुझे बताओ एक्सपायरी डेट कब का होगा। क्या तुम लोग थोड़ा सा कोशिश करके मुझे बताओगे क्या होगा एक्सपायरी डेट? 90 डेज बाद बताओ क्या होगा। अप्रैल में कितना दिन बच रहा है वो 19 देखो। 19 जुलाई जुलाई। जुलाई अच्छा जुलाई, 19 जुलाई बोल रहे हो, जुलाई यानी 7, ठीक है। चलो चेक करते हैं सही हो रहा है कि नहीं। अप्रैल का वैसे 30 डेज होता है, ये पक्का पता होना चाहिए, बाई चांस 31 कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। 20 हटा दो, अप्रैल का कितना दिन बचा 10 डेज, ठीक है। मई का, मई होता है ये अप्रैल 30 का होता है ना, तो मई उसके बाद आता है 31 का होगा। अच्छा जून, जून कितने का होगा 30 का होता है, ठीक है। 30, 30 और 10 मतलब 60 और 70 हुआ, 90 डेज बोला है। चलो जुलाई, तो जुलाई का 19 बोल रहे हो, हम लिख लेते हैं, लिख के चेक कर लेते हैं सही हुआ है कि नहीं। 0 90 डेज, ठीक है। तो 19 जुलाई इस तरीके से काउंट करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरीके से तुम लोग को काउंट करना पड़ेगा, तो ये एक्सपायरी डेट निकल के आया, ठीक है। तो डेज का कैलकुलेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस मैटर है और कुछ भी नहीं। तुम लोग को बचपन से पता है कि क्या डेट वगैरह होता है, अगर थोड़ा सा भूल गए हो बाई चांस, ठीक है, या फिर मिस्टेक होता है तो एक बार जस्ट देख लो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सपायरी डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम लोग ड्यू डेट ऑफ बिल बोलते हैं। अब एक पॉइंट आता है डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट जो पे कर, मतलब जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है, एवरी इंस्ट्रूमेंट पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 डेज ग्रेस। बोल रहा है डिमांड बिल के अलावा। अब डिमांड बिल क्या होता है बताएंगे बताएंगे, ठीक है। तो एक बार इतना समझो
कि डिमांड बिल के अलावा, डिमांड बिल बताते हैं क्या होता है, डिमांड बिल के अलावा कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें हमें 3 डेज ग्रेस मिलेगा। अब ये क्या नया चीज आ गया, डेज ऑफ ग्रेस। देखो डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है, ये क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस 3 डेज दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक फैसिलिटी दिया जाता है कि आपका ड्यू डेट या एक्सपायरी डेट जब भी आता है आप और 3 दिन एक्स्ट्रा ले लो पे करने के लिए। ठीक है, बात समझो, आप और 3 दिन एक्स्ट्रा ले लो पे करने के लिए। ऐसा क्यों दिया जा रहा है, मतलब एक फैसिलिटी दिया जा रहा है। ठीक है, आपने आपके जो डेडलाइन है वहां तक अगर पैसा जुगाड़ नहीं किया है, आपको और 3 दिन देते हैं, आप कर लो। जैसे देखो हम तुम लोग को बोल सकते हैं ना, ठीक है इस बार एग्जाम अच्छा नहीं दिए, फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, या फिर मैंने कुछ क्वेश्चन किया तुम लोग नहीं बोल रहे, हम बोल सकते हैं ठीक है 3 दिन में पूरा चैप्टर रेडी करो और मुझे टेस्ट दो, हम बोल सकते हैं ना। तो ये मैंने तुम लोग को और छूट दे दिया। ठीक है, मैंने बोला था आज का टेस्ट लेंगे, आज तुम लोग का परफॉर्मेंस देखे मैंने बोला ठीक है 3 दिन के अंदर कंप्लीट करो, तो मैंने तुम लोग को और भी 3 दिन का छूट दिया कि ठीक है भाई ये चैप्टर को और भी 3 दिन में कंप्लीट करो। तो ये मेरे पास ऑथोरिटी है। तो वैसे ही लीगल इंस्ट्रूमेंट जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी 3 दिन ग्रेस मिलने का एक कंसेप्ट है। ठीक है, ये मतलब लॉ की तरफ से ही बोला गया है। अब 3 डेज ग्रेस जब मिलेगा तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। ये देखो मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या होता है, मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है ड्यू डेट या फिर एक्सपायरी डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। ग्रेस यानी छूट, जो भी हम लोग का ड्यू डेट आएगा उसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, मैच्योरिटी डेट। ये देखो डेज ऑफ ग्रेस मैंने बता दिया, ये एक रूल्स है मिलता है। ये देखो डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये देखो द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 डेज टू द एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ द बिल इज कॉल्ड द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मैंने इतना लैंग्वेज नहीं लिखा, मैंने जस्ट तुम लोग को यहाँ पर दिखा दिया क्या फॉर्मेट होता है। मतलब ये सब हम लोग का बन चुका है एक्सपायरी डेट। अब देखो हम लोग इसमें मैच्योरिटी डेट भी निकाल सकते हैं, यहाँ एक कॉलम बना ले मैच्योरिटी डेट का। तो देखो मैच्योरिटी डेट क्या होगा, इसमें 3 दिन लगा लो, तो ये हो गया 4 जून 2021। इसमें 3 दिन लगाओ तो ये कितना हो जाएगा, 28 जून 2021। अच्छा ये 28 फेब है, इसमें 3 दिन लगा के बताओ कौन सा डेट आएगा, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं। 3 मार्च। 3 मार्च, अच्छा हाँ 28। और अगर ये लीप ईयर नहीं है तो इसके बाद सोचा सीधा आ जाएगा 1 मार्च, 2 मार्च, हाँ 3 मार्च, चलो ठीक है। अच्छा 30 अप्रैल के बाद, बोलो Third May। 30 हाँ मई आएगा, कितना, अप्रैल खत्म, मई 1 2 3, हाँ। और ये वाला 28 अप्रैल के बाद अप्रैल है, 1 May। हाँ 1 में हो जाएगा। अप्रैल के बाद 28 के बाद 29, 30 और 31 मत काउंट कर लो, अप्रैल है, 1 मई। और ये वाला 30 मार्च के बाद 3 दिन, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल, ठीक है, क्योंकि इसमें 31 एप्लीकेबल होगा। तो 31 एक दिन, 1 अप्रैल दूसरा, 2 अप्रैल हो गया। ठीक है 3 दिन। और इसका बता दो एक्सपायरी डेट, यहाँ पर लिखते हैं मैच्योरिटी डेट। 14 मई 17। और ये वाला 19 जुलाई, तो 19, 3 दिन ऐड करेंगे, 19 20 19 20 21 22, 22 जुलाई। ठीक है, ये हो गया। तो मैच्योरिटी डेट भी सीखा तुम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, मैच्योरिटी डेट हम लोगों ने सीखा। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर 3 डेज ग्रेस तो बता दिया मैंने किस तरीके से ऐड करके होगा। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये जो टाइप्स ऑफ बिल्स है ना, ये क्या क्या होता है, ये एक बार देखते हैं। देखो अच्छा यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ बिल्स, कितने तरह का बिल्स होता है। तो मेनली 3 तरीके का बिल्स होता है। एक होता है बिल्स आफ्टर डेट, हम लोग थोड़ा एकदम स्टार्टिंग में देख रहे थे ना, ऐसा कुछ लैंग्वेज आ रहा था। बिल्स आफ्टर साइट, ये एक तरीके का होता है। और बिल्स एट साइट, ये भी एक तरीके का बिल होता है। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों में फर्क क्या है देखो। बिल्स आफ्टर डेट में टर्म्स क्या होता है,
यहाँ पर लिखते हैं ड्रॉन ऑफ बिल, ड्रॉन ऑफ बिल जो है मतलब क्या बोले इसको, कैसे लिखे शॉर्टकट में, जो बिल ड्रॉ का डेट है वो डेट हमें एक्चुअली काउंट करना पड़ेगा अपने टर्म्स को काउंट करने के लिए। मतलब जैसे एग्जांपल से समझाते हैं, देखो एग्जांपल से मान लो 2 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, 2 अप्रैल को बिल ड्रॉ हुआ है फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। यहां पर लिखते हैं बिल ड्रॉन ऑन 2 अप्रैल फॉर, ठीक, एक्सपायरी डेट है वो कब आएगा, अप्रैल से लेके मई 1 मंथ, मई से लेके जून 2 मंथ्स। मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि मैच्योरिटी डेट कब आएगा, तो मैच्योरिटी डेट कब आ जाएगा, ड्यू डेट प्लस 3 डेज ग्रेस। तो ड्यू डेट कौन सा आ रहा है, अप्रैल 2 और यहाँ पर हो गया 2/6, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिन ऐड कर दो तो 5th ऑफ जून आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, बिल ड्रॉ जिस दिन हुआ उस दिन से काउंट किया। अब ये समझ में आएगा, एक सेकेंड ये लिखते हैं तो समझ में आएगा, देखो डिफरेंस देखोगे तो समझ में आएगा। ड्रॉन ऑफ बिल जो है वो काउंट हो रहा है हमें टर्म्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। और यहां पर लिखते हैं टर्म, लिखते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, जिस दिन बिल का एक्सेप्टेंस हुआ उस दिन से हमें काउंट करना पड़ेगा। मतलब बिल, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, बिल ड्रॉन ऑन 2 ऑफ अप्रैल एंड एक्सेप्ट ऑन 4th ऑफ अप्रैल, ठीक है, 4th ऑफ अप्रैल। अब बताओ मैच्योरिटी डेट क्या होगा, मैच्योरिटी डेट क्या होगा अगर जो बिल्स ड्रॉ है वो बिल्स आफ्टर साइट है। मतलब शायद मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है तो तुम लोग समझने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग कुछ बोल तो नहीं रहे हो, लेकिन हम समझा देते हैं, देखो प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखो कि मैंने क्या लिखा है। जब हम लोग काउंट करेंगे ना, जैसे देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट दे दिया था, ठीक है, मैंने बोला यहीं से काउंट करो जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है, लेकिन काउंट करने के बेसिस पे 3 पार्ट में बिल को डिवाइड किया गया है, बिल्स आफ्टर डेट, बिल्स आफ्टर साइट, बिल्स एट साइट। क्या ये हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि बिल्स आफ्टर डेट है कि बिल्स आफ्टर साइट है कि बिल्स एट साइट है, बिल्कुल लिखा हुआ रहेगा कि बिल्स आफ्टर डेट है कि साइट है। कैसे देखो हम दिखाते हैं, ये देखो यहां पर जो स्पेसिमेन कॉपी बना हुआ है ना बिल्स का, ये देखो ये तो प्रोमिसरी नोट है, हम दिखाते हैं तुम लोग को। ये देखो यहाँ पर, ये देखो आफ्टर डेट लिखा हुआ है ना, आफ्टर डेट, तो कोई एक तो लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये तीनों में से कोई एक टाइप का बिल होता है। बिल्स आफ्टर डेट लिखा हुआ रह सकता है, बिल्स आफ्टर साइट, बिल्स एट साइट। तो फर्क क्या है, जब टर्म्स का मतलब जब हम लोग टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है उसी दिन से हमें टाइम कैलकुलेट करना है एक्सपायरी डेट के लिए, और उसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करके मैच्योरिटी डेट निकालेंगे अगर मेरा बिल्स आफ्टर डेट है। अगर मेरा बिल्स आफ्टर साइट है, साइट मतलब देखना, ठीक है, अगर हम लोग का बिल्स आफ्टर साइट है मतलब जिस दिन एक्सेप्टेंस किया हुआ है, एक्सेप्टेंस कौन करेगा, जो परचेजर है। मतलब मेरे एग्जांपल के केस में अगर चलते हैं, वही फेमस मिस्टर जेड, ठीक है, जिससे पूरा चीज हम लोगों ने सीखा, मिस्टर जेड जिस दिन एक्सेप्ट करेंगे उस दिन उस बिल का टर्म्स पीरियड स्टार्ट होगा। तो बिल्स ड्रॉ हुआ है 2 अप्रैल को और एक्सेप्ट हुआ है 4th अप्रैल को, तो मैच्योरिटी डेट बताओ। अगर मेरा बात समझ में आ गया तो तुम लोग मुझे मैच्योरिटी डेट बताओ क्या होगा, बोलो मैच्योरिटी डेट क्या होगा। 7th जून। 7th जून, ठीक है, चेक करते हैं। तो हम लोग को काउंट कब से करना है, ड्यू डेट कब से काउंट करना है, 2 अप्रैल से नहीं करना है, 4th अप्रैल से करना है। बात समझो, 2 अप्रैल से नहीं करना है, 4th अप्रैल से करना है। तो 4th अप्रैल से काउंट करो, 4th अप्रैल से 4th मई कितना हो जाएगा। अच्छा टर्म्स भी ले लेते हैं, 2 मंथ्स, ठीक है। तो 4th अप्रैल से 4th मई, 4th मई से 4th जून। अब इसमें 3 दिन लगाओ, 7th हो गया, डेट चेंज हो गया, डेट चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने यहां से काउंट किया और यहां पर हम लोगों ने यहां से काउंट किया। तो अगर इसमें भी हमें 4/4 दिया हुआ रहता है एक्सेप्टेंस, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला है, बिल्स आफ्टर डेट है, और अगर बिल्स आफ्टर साइट है तो यहां पर हमें 4th अप्रैल लेना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये और ये दोनों दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ना कि हम लोग का टाइप्स ऑफ बिल्स क्या है, ये वाला है या फिर
ये वाला है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग को अपना डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। आफ्टर डेट आफ्टर साइट, तो कैसे याद रखोगे? सिंपल तरीका है। आफ्टर डेट मतलब जब ड्रॉ हुआ उसके हिसाब से देखो, आफ्टर साइट मतलब जब देखा। अब जब वो देखेगा पढ़ेगा तभी ना एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? तो ये हो गया। और बिल्स एट साइट, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसका और एक नाम भी है ऑन डिमांड, ठीक है? ऑन डिमांड का मतलब होता है कोई डेट मेंशन नहीं रहेगा, ठीक है? नो डेट इज मेंशन्ड। तो फिर कैसे होगा? जब मांगेगा, सेलर जब मांगेगा तभी देना पड़ेगा। ऑन डिमांड का मतलब होता है जब हम डिमांड करेंगे तभी देना पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि टेस्ट हम अपने मर्जी से बताएंगे, जिस दिन बोलेंगे उसी दिन देना पड़ेगा, तो ऑन डिमांड हो गया ना। ऑन डिमांड हो गया कि हम बोल रहे हैं आज ही टेस्ट दो, तो आज ही देना पड़ेगा। अगर ऐसा बात हुआ है तो आज ही देना पड़ेगा, ठीक है? तो बिल्स एट साइट का मतलब होता है कि ऑन डिमांड, जिस दिन बोलेगा उसी दिन देना पड़ेगा। तो अब तुम लोग सोच सकते हो फिर उधार लेके फायदा क्या है? अरे मतलब ऐसा थोड़ी ना कि आज लिया तो आज ही बोलेगा दे दो, तब फिर उधार किस बात का? मतलब हाँ, कुछ टाइम दे दिया जाएगा और उसके बाद मतलब कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होगा, जिस दिन मांगेगा उसी दिन देना पड़ेगा। इसे बोला जाता है बिल्स एट साइट, जिसका और एक नाम है ऑन डिमांड। ये देखो मैंने तुम लोग को यहाँ पर, अगर तुम लोग देखोगे ना, ये चीज मिल जाएगा। ये देखो, मैम तो फिर बिल सेट साइट में 3 डेज ग्रेस नहीं मिलता है? कौन सा? इसमें नहीं, इसमें ग्रेस नहीं मिलेगा, इसमें ग्रेस नहीं मिलेगा, ठीक है? इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं होगा, क्योंकि डेट नहीं, जिस दिन बोलेगा वही मैच्योरिटी डेट है, ठीक है? जिस दिन मांगेगा वही मैच्योरिटी डेट है। मतलब अब ग्रेस जो भी मान लो, उसमें ग्रेस नहीं होगा, ठीक है? इसमें कोई ग्रेस का कंसेप्ट नहीं आएगा। जिस दिन मांगेगा वही मैच्योरिटी डेट है। अगर मान लो 2 हफ्ते बाद मांग रहा है, तो 2 हफ्ते बाद जो डेट आएगा वही इसका मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है बिल्स एट साइट। ये देखो 3 तरीके का होता है, ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, ये भी एक होता है, ठीक है? ऑन प्रेजेंटमेंट, मैंने क्या क्या बोला तुम लोग को? ऑन डिमांड बोला। ऑन डिमांड मतलब यही वाला, ठीक है? और एट साइट ये हो गया एट साइट, ठीक है? बिल्स आफ्टर डेट या एट साइट। और ऑन प्रेजेंटमेंट मतलब बिल्स आफ्टर डेट ही होता है, ठीक है? ऑन प्रेजेंटमेंट मतलब, मुझे व्हेन इट इज भी, एक मिनट देख लेते हैं। बिल एट साइट, एक सेकेंड। बिल्स एट साइट मैंने तुम लोग को बता दिया, मतलब वही आफ्टर साइट एट साइट। और यहाँ पर बोला है बिल आफ्टर डेट, ये भी मैंने बता दिया। आफ्टर साइट मीन्स, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है, इतना हमें जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे डिटेल्स में दिया हुआ है, तुम लोग चाहो तो एक बार पढ़ के देख सकते हो। यहाँ पर बोला है बिल्स एट साइट का मतलब इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, ए चेक इज ऑलवेज पेएबल डिमांड। ये देखो एट साइट वही वाला, नो टाइम इज मेंशन, मैंने बता दिया, ठीक है? मैंने अपने हिसाब से बता दिया है, तुम लोग पढ़ोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन इसको ज्यादा रीड करने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, बट जितना हमें चाहिए उतना मैंने बता दिया। आफ्टर डेट का मतलब द इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन, ए प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एट ए टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज expressed to be payable after a specified period on a specific day after side on the happening of the event which is certain to happen, ऐसे बोला है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारा कंडीशन बोला है लॉ के हिसाब से कि कोई एक सर्टेन इवेंट होने के बाद आफ्टर साइड जरूरत नहीं है। बिल आफ्टर डेट का मतलब यहाँ पर हमें काउंटिंग कैसे करना है, ड्रॉन ऑफ बिल जब होगा उसी बेसिस पे हमें काउंट करना है, बस इतना ही याद रखने से काफी है हम लोग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये पॉइंट देखो, और ये एक बार देख लो। व्हेन द बिल इज मेड पेबल ऑन ए स्पेसिफिक डेट, अगर कोई स्पेसिफिक डेट पे बिल्स पे होने का बात हो रहा है, दैट स्पेसिफिक डेट विल बी ड्यू डेट, ठीक है? वही डेट ड्यू डेट हो जाएगा। व्हेन द बिल इज मेड पेबल एट ए स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स और आफ्टर डेट, मतलब कोई पर्टिकुलर डेट बता दिया, मंथ्स या टाइम पीरियड, तो हम लोग उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। मेरा यहाँ पर पढ़ाने का ये वाला मैंने बता दिया है, हम लोग सिर्फ ये वाला एक बार देख लेते हैं क्या बोला है, ठीक है? एक पब्लिक हॉलीडे होता है, एक इमरजेंसी हॉलीडे होता है, उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है? देखो, पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे, उसमें हमें कैसे ट्रीटमेंट करना है ये देखते हैं। देखो, इफ ड्यू डेट, एक्चुअली इसे ड्यू डेट नहीं, इसे ना लिखना चाहिए मैच्योरिटी डेट। इफ मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, और जिसको बोल सकते हैं नॉन हॉलीडे, मतलब कौन सा? जो कैलेंडर पे हमें दिखता है, ठीक है? हॉलीडे मतलब वर्किंग डे नहीं है, ठीक है? लाइक 15th
अगस्त इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और होता है हम लोग का 26 Jan, 2 अक्टूबर, ठीक है, रिपब्लिक डे, गांधी जी का ये बर्थडे। और उसके बाद यहाँ पर और क्या हो सकता है, संडे हो सकता है कोई, अगर संडे है, अब संडे क्वेश्चन में नहीं बताएगा तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, 1 अप्रैल हो सकता है, वो बैंक का हॉलीडे होता है, ठीक है। और 31 March ये भी बैंक का हॉलीडे होता है। तुम लोग देखना कैलेंडर पे 1 अप्रैल में भी छुट्टी है, मतलब एक रेड कलर दिया हुआ है, और 31 March का भी है। ये होता है बैंक का जो है क्या बोलते हैं उसे, ओपनिंग डेट एक होता है, मतलब स्टार्टिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं ना न्यू ईयर, वैसे ही बैंक का न्यू ईयर होता है। और 1 अप्रैल 31 March, ठीक है। तो ये सब हो जाता है। इफ मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे और नॉन हॉलीडे, देन मैच्योरिटी डेट विल बी preceding the then, एक्चुअली क्या लिखे इसे, देन पेमेंट ऐसे लिखते हैं, देन पेमेंट डेट विल बी प्रिसीडिंग द हॉलीडे डेट, ठीक है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों का सपोज जो है 15 जुलाई और 1 मंथ का जो है पीरियड दिया हुआ है, 13 जुलाई जो है बिल ड्रॉ हुआ है 1 मंथ के लिए। तो मैच्योरिटी डेट कौन सा आएगा, मैच्योरिटी डेट आ जाएगा कौन सा, देखो मैच्योरिटी डेट आ जाएगा 13 जुलाई से लेके 13 अगस्त प्लस 3 दिन ग्रेस अगर दे देते हैं, अच्छा 13 करने से 6 हो जाएगा, 12 करना पड़ेगा, यहाँ पर 12 कर दिया, ठीक है। तो 12 अगस्त और इसमें 3 दिन ग्रेस लगाएंगे तो 15 अगस्त हो गया, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, इफ मैच्योरिटी डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, मैच्योरिटी डेट पब्लिक हॉलीडे हो गया या फिर नॉन हॉलीडे, जिसमें से ये आ रहा है, ठीक है। देन पेमेंट डेट विल बी, तो इस डेट पे तो कोई काम होगा नहीं, ये तो कोई बिजनेस वर्किंग डे हुआ नहीं, तो मैच्योरिटी डेट हमें चेंज करना पड़ेगा। देन मैच्योरिटी डेट क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होके मैच्योरिटी डेट विल बी प्रिसीडिंग द हॉलीडे डेट, हॉलीडे डेट का प्रिसीडिंग डेट जो होगा, प्रिसीडिंग मतलब इसके आगे वाला, तो 14 अगस्त लेना है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाता है जो है, अगर हम लोग का कोई नॉन हॉलीडे होता है तो हमें प्रिसीडिंग डेट लेना है। और अगर सडन हॉलीडे होता है तो क्या करेंगे, ये देखो, इफ सडन हॉलीडे होने से, इफ मैच्योरिटी डेट इज सडन हॉलीडे, देन पेमेंट will be on succeeding day, सक्सीडिंग डे को कर देते हैं, ठीक है, मतलब सक्सीडिंग मतलब दूसरे दिन, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो गया 13 जुलाई और वही 1 मंथ ले लेते हैं, तो मैच्योरिटी डेट हो गया 13 अगस्त प्लस यहाँ पर 3 दिन ग्रेस ले लेते हैं, तो ये हो गया 16 अगस्त। अब मान लो अचानक से 16 अगस्त कुछ प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि लॉकडाउन लगा था, ठीक है, सडन हॉलीडे जो हमें पता नहीं, या फिर मान लो कोई पॉलिटिकल कारण से जो है बंद है, ठीक है, या फिर कुछ और भी रीजन हो सकता है। अगर बंद है तो 16 अगस्त हम लोगों को तो पता नहीं कि अचानक से बंद हो जाएगा, तो फिर हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो हमारा ये मैच्योरिटी डेट ट्रांसफर हो जाएगा, ये 17 अगस्त हमें मिल जाएगा। अगर 17 अगस्त भी सपोज अगर हम लोग का कोई हॉलीडे सॉरी कोई सडन हॉलीडे हो गया इस दिन भी, तो हमारा 18 अगस्त हो जाएगा। मतलब अगर बाद बाद अचानक सडन हॉलीडे होता ही जा रहा है, तो जो इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का वर्किंग डे आएगा वही डेट हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर ऐसा तुम लोग सोच रहे हो कि इस दिन हमारा सडन हॉलीडे हो गया तो क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे करके हमें काउंट करना है। तो जिस दिन हमारा वर्किंग डे आएगा इसके बाद उसी दिन हमें पेमेंट करना पड़ेगा, उसके आगे कोई बोल नहीं सकता है। और अगर नॉन हॉलीडे है, हमें पता है भाई संडे है या फिर कुछ ऐसा डेट है, तो उस केस में हमें एक दिन पहले काम करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक है, जब हमें पता ही है कि इस दिन हमारा काम होने वाला है नहीं, तो फिर हम लोग इस दिन के लिए वेट तो नहीं कर सकते ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दूसरे क्लास में भी बोला हुआ है, जैसे मान लो कि तुम लोगों को
फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो है मान लो संडे हो रहा है, ठीक है। अब वैसे आज के डेट पे ऑनलाइन पे पेमेंट होता है, लेकिन मान लो अगर बैंक जाके काम करना है, सपोज अगर मतलब कॉलेज ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई मुझे डिमांड ड्राफ्ट ही देना है, तो तुम लोग को तो पता है रविवार बैंक नहीं खुला रहेगा, तो तुम लोग को सैटरडे के अंदर काम कर लेना पड़ेगा ना, भले ही तुम लोग को रविवार तक टाइम दिया गया है कॉलेज की तरफ से, लेकिन जब डिमांड ड्राफ्ट ही करना है, बैंक में जाके ही करना है, तो फिर तुम लोग, ये तो मतलब इंप्लाइड हो गया ना कि तुम लोगों को सैटरडे ही काम कंप्लीट करना पड़ेगा, संडे तक वेट नहीं कर सकते हो। तो अगर नॉन हॉलीडे है तो वैसा अपना करना है, और अगर अननोन हॉलीडे है तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है, देखो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कितने तरीके से जो है हम लोग अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज कर सकते हैं, मतलब इसका कुछ टाइप्स होता है, बताते हैं, देखो एक मिनट, एक मिनट रुको, बताते हैं। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। पहला, when the bill is retained till due date and honored, ये क्या लिखा मैंने, मतलब इसका मतलब हो गया कि जब बिल अपने पास ही रखना है ड्यू डेट तक, मतलब मैच्योरिटी डेट भी बोल सकते हो, मैच्योरिटी डेट तक, और ऑनर्ड भी हो रहा है। ऑनर्ड का मतलब, अब ये हम अपने स्टोरी से समझाते हैं। मिस्टर ए अपना ये बिल किसी को देना नहीं चाहते, मिस्टर ए वेट करेंगे 90 डेज तक और मिस्टर जेड से पैसा कलेक्ट करेंगे, ऐसा इन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, और मिस्टर जेड ने पैसा भी दे दिया 90 डेज बाद। तो केस क्या होता है, ठीक है, इसके ऊपर हमें जर्नल एंट्री करना पड़ता है। कितने सारे केसेस होते हैं वो हम बता रहे हैं, कि अगर बिल रिटेन टिल ड्यू डेट या फिर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू डेट नहीं लिख के ना डेट ऑफ मैच्योरिटी लिखो, क्योंकि मैच्योरिटी डेट तक रुकना है, टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ऑनर्ड, मतलब बिल ऑनर्ड हो गया। तो क्या होगा, दूसरा केस हमें ये मिलता है कि व्हेन द बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन एंड ऑनर्ड, ठीक है। मतलब एक चीज और भी हो सकता है, मिस्टर ए बोल रहे हैं हम वेट करेंगे बिल्स के लिए, हम वेट करेंगे मतलब पेमेंट के लिए, लेकिन हम अपना ये जो बिल्स है ना ये बैंक के पास रखेंगे, बैंक से पैसा नहीं मांग रहे, जो मैंने एक बताया था तुम लोग को बेनिफिट बताने के लिए, बैंक के पास रख के बैंक से पैसा नहीं ले रहे, और बैंक को ये नहीं बोल रहे कि आप मिस्टर जेड से कलेक्ट कर लेना, हम लोग बैंक को बोल रहे हैं मेरा ये चीज आप रखो। जैसे घर पे किसी का सोना वोना रहता है, बैंक में रखते हैं ना, बैंक के लॉकर में, वैसे ही मिस्टर ए बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बिल्स रिसीवेबल अपने पास घर पे रखना चाहिए, हम तो ये बैंक में रखेंगे, ठीक है। बैंक वाले को बोल रहे हैं कि आप ये मेरा डॉक्यूमेंट रख लो, ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट रख लो और मेरे बिहाफ में आप कलेक्ट भी कर लेना, मतलब हम उतना याद नहीं रखेंगे, आप एक काम करना, याद करके देख लेना कि मिस्टर जेड मुझे पेमेंट कर रहा है कि नहीं। तो क्या बैंक ये काम फ्री में करेगा? नहीं, बैंक इसके लिए लेता है कमीशन, ठीक है, ये काम करने के लिए बैंक लेता है कमीशन। तो ये भी एक कंडीशन हो सकता है कि बिल्स को घर पे नहीं रख रहे, बैंक वाले को दे रहे, बोल रहे कि आप ले लेना, जब टाइम आएगा तो आप ये रख पैसा मेरे मेरे बिहाफ में आप कलेक्ट कर लेना, जिसे बोला जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ठीक है। ये एक केस होगा। और ऑनर्ड का मतलब है कि मिस्टर जेड पैसा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिसऑनर्ड वाला केस भी पढ़ेंगे सेम इसी चीजों के लिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक और अदर पर्सन। अब ये क्या होता है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये वाला केस आ रहा है, ठीक है, अपना
पैसा हमें जल्दी चाहिए, इधर हम लोग मिस्टर जेड को भी बेचना चाह रहे हैं, तो बैंक को ले जाके डॉक्यूमेंट थमा दिया और बोला जो भी चार्ज वार्ज काटना है काट लो और 300 में, और जो भी मुझे देना है दे दो, मुझे इमीडिएट पैसे का जरूरत है। ये बैंक के पास भी जाके कर सकते हैं और किसी और पर्सन को भी ये डॉक्यूमेंट देके अगर वो रेडी है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तो कर सकते हैं, मतलब इमीडिएट पैसे का फ्लो करवा सकते हैं। और इस चीज को बोला क्या जाता है, इसको नहीं बोलते बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसको बोलते हैं बिल्स डिस्काउंटेड, मतलब हम लोग अपने बिल्स को डिस्काउंट करवा लिए, ठीक है। और ये होता है सेंट फॉर कलेक्शन, हम लोग बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मेरा ये चीज रख लो और इससे पैसा कलेक्ट होगा, आप कर लेना और इससे आप जो चार्जेस लोगे ले लेना, ठीक है। इसमें कमीशन होता है और इसको बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है। इसमें बैंक जो चार्जेस काटता है उसे बोलते हैं कमीशन, हम लोग पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। और इसमें जो चार्जेस काटता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, when the bill is endorsed to a creditor, ठीक है। अगर हम लोग अपना बिल को क्रेडिटर को एंडोर्स कर देते हैं, मतलब ये वाला केस, ये कहां चला गया, ये वाला, ठीक है। अगर एंडोर्स करते हैं तो कैसे जर्नल एंट्री होगा वो हमें सीखना पड़ेगा। तो मेनली हमें ये 4 चीज सीखना होता है। एंड ऑनर्ड, ये भी साथ साथ लिख देते हैं, एंड ऑनर्ड, एंड ऑनर्ड। और उसके बाद हम लोग ये भी सीखेंगे, इसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि अगर हम लोगों ने बिल अपने पास ही रखा था और जिनको पेमेंट करना था वो हो चुके हैं डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड और ऑनर्ड में फर्क क्या है, मतलब इन्होंने बोला 90 डेज बाद पैसा दे देंगे, किसने, मिस्टर जेड ने बोला, लेकिन वो नहीं दिए, डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा, ठीक है। डिसऑनर्ड वाला केस भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ऑनर्ड वाला पढ़ेंगे तभी जाके डिसऑनर्ड भी समझ में आएगा, ठीक है। डिसऑनर्ड वाला केस भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, नहीं तो जो है जर्नल एंट्री तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम लोग देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन ताकि तुम लोग को थोड़ा सा पता चले कि कैसा हमारा जर्नल एंट्री होना चाहिए। जैसे हम ये पहले वाले केस के लिए लेते हैं, ठीक है, पॉइंट 1, इसमें देखो, ऑन 1/1 A sold goods to B for 10,000 and draw a bill for 3 months on B for the amount B accepted and return it to A. Thus, bill is duly honored at maturity. Pass journal entry, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी दोनों ही हम लोग करेंगे। क्या बोला है, 1/1 ने 1/1 मतलब 1/1 को ए ने प्रोडक्ट कुछ बेचा होगा 10,000 रुपए का बी को, और उसके बदले इन्होंने बिल ड्रॉ किया है 3 मंथ्स का बी के ऊपर फॉर द अमाउंट, मतलब इसी अमाउंट के लिए, ये लैंग्वेज हो गया, ठीक है। बी ने एक्सेप्ट किया और उसे रिटर्न किया, जरूरी है, जरूरी है, अदरवाइज वो कोई प्रूवमेंट नहीं होता है। दस बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, और उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे बिल ऑनर्ड भी हुआ, मतलब बी ने अपना प्रॉमिस रखा, जो पैसा पेमेंट करने का बात किया था वो पेमेंट कर दिया। अब हमें जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ ए और बी, ठीक है। तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगा, यहां पर लिखते हैं, ये ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया। अब इन द बुक्स ऑफ इतना नहीं लिख रहे, बस यही लिखा है। तो पहले ए ने सेल किया, कब किया, 1/1 को, तो एंट्री क्या हो जाएगा, सेल कर रहा है, क्रेडिट सेल, तो बी अकाउंट डेबिट, डेटर टू सेल होता है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10,000। नैरेशन तुम लोग खुद लिख सकते हो, बीइंग गुड सोल्ड, नैरेशन हम नहीं लिख रहे। साथ ही साथ बी अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसने परचेज किया, परचेज टू ए, कितना, 10,000। नैरेशन लिख सकते हो, ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, बिल ड्रॉ हुआ। अब बताए नहीं कब बिल ड्रॉ हुआ, तो मान के चलते जिस दिन खरीदा उसी दिन बात हो गया होगा कि बिल ड्रॉ हुआ है, तो मैंने इसीलिए यही वाला डेट लगा दिया। अगर क्वेश्चन में रहेगा तो तुम लोग डेट लगा लेना। तो बिल ड्रॉ होने से क्या हो जाएगा, बिल्स इनके लिए एसेट होता है, ठीक है, जिसके पास आएगा पैसा रिसीवेबल, जैसे डेटर एसेट होता है वैसे बिल्स एसेट होता है। तो डेटर नहीं, मुझे अपने बुक्स में बिल्स दिखाना है, डेटर मेरा बिल्स बन चुका है, तो क्या लिखना पड़ेगा,
बिल्स रिसीवेबल, मैंने BR लिखा है, बिल्स रिसीवेबल लिखना होता है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तुम लोग शॉर्टकट यूज अभी कर सकते हो, बट एग्जाम में परमिसेबल नहीं है, ये बता देते हैं, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा। लॉजिक भी बताते क्यों ऐसा होगा। मैंने अभी अभी तुम लोग को एक बात बताया, क्या बोला कि बी जो है डेटर जो है वो बिल्स रिसीवेबल बन रहा है, मतलब हम अपने बैलेंस शीट में बी को डेटर भी दिखाएंगे और बी का बिल्स रिसीवेबल भी दिखाएंगे। मतलब मुझे बी से 10,000 मिलेगा, मेरे पास 10,000 का बिल्स रिसीवेबल है जिसपे बी का नाम है, तो क्या मैं बी से 20,000 लूं? ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसका मतलब मेरा बी जो है वही बिल्स रिसीवेबल में ट्रांसफर हो गया है, इसीलिए एंट्री ऐसा होगा, बी बन गया है बिल्स रिसीवेबल, बी को हटा दो। तो क्या इनको एक्सेप्ट, क्या एंट्री करेंगे, ये बोलेंगे मेरा क्रेडिटर बन चुका है बीपी, सेम कंसेप्ट है इनका। इनके बैलेंस शीट में ए क्रेडिटर दिखेगा और बीपी भी दिखेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ए के जगह बीपी दिखेगा। तो यहां पर ए के जगह बीपी दिखाओ, बिल्स पेएबल अकाउंट, तो ए को हटाओ, तो ये लिख दिया ए अकाउंट डेबिट, हो गया 10,000। अच्छा, इसका नरेशन क्या होता है? इसका नरेशन होगा बीइंग बिल्स ड्रॉन, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड, बीइंग बिल्स ड्रॉन, बीइंग बिल्स एक्सेप्टेड। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि पैसा मिल गया मैच्योरिटी डेट पे, तो मैच्योरिटी डेट कब होगा? 3 मंथ्स का है, तो जैन से लेके यहाँ पर 3 मंथ्स लगा दो, 4th हो जाएगा, और यहाँ पर 3 दिन लगाएंगे तो 4th अप्रैल हो जाएगा। मैच्योरिटी डेट ये वाला हो गया है ना, देखो मैच्योरिटी डेट यही वाला हो गया। 3 मंथ्स मतलब जैन टू फेब, फेब टू मार्च, मार्च टू अप्रैल, 1 अप्रैल होता है एक्सपायरी डेट, उसमें 3 दिन ग्रेस लगाओगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4th अप्रैल। अब पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, मतलब क्यों ये लिखा मैंने, क्या बोला, बिल इज ड्यूली ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब क्या, पैसा मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला? 10,000। अब क्रेडिट किसको करें? बिल्स रिसीवेबल को, बिल्स चला गया, जैसे डेटर से पैसा मिलता है तो डेटर कैंसिल होता है, तो बिल्स रिसीवेबल को हटा दो, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये पेमेंट कर रहे हैं तो इनका बीपी खत्म, लाइबिलिटी खत्म, जैसे क्रेडिटर खत्म होता है, टू बैंक 10,000, ठीक है, टू बैंक 10,000। अब इसका थोड़ा सा लॉजिक और भी देख लो, देखो बी डेबिट हुआ, बी क्रेडिट हो गया, हाँ, बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो गया, बचा क्या? बैंक टू सेल्स, ये बचा। अब सोचो अगर ये बी कैश परचेस कर लेता तो ए एंट्री क्या करता? ए एंट्री तो यही करता, बैंक टू सेल्स या कैश टू सेल्स, ठीक है। तो वही हुआ, लेकिन 3 स्टेप में हुआ, बिकॉज बी के पास पैसा नहीं था, उन्होंने 3 मंथ्स टाइम लिया, इसी वजह से ऐसे स्टेप्स में हुआ। इनका क्या होना चाहिए, इनका नेट एंट्री क्या होना चाहिए? इनका नेट एंट्री ये होना चाहिए परचेज टू कैश, कैश या बैंक, क्योंकि मैंने बैंक का यूज किया, बिल्स में बैंक का ही यूज होता है, परचेज टू बैंक, ये इनका नेट एंट्री होना चाहिए। क्या हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये देखो, ए डेबिट ए क्रेडिट कैंसिल, बीपी क्रेडिट बीपी डेबिट कैंसिल, क्या बचा? परचेज टू बैंक। अगर इनके पास पैसा होता तो ये इनका डायरेक्ट एंट्री होता, ठीक है। लास्ट में तो एंट्री यही होना चाहिए ना, जब हम पैसा दे ही दे रहे तो होगा, लेकिन ये स्टेप वाइज हो रहा है, बिकॉज हम लोगों के पास इतना पैसा है नहीं कि हम लोग दे दे, तो बिल्स ड्रॉ हुआ है, मतलब बी के पास उतना पैसा नहीं है, तो बिल्स ड्रॉ हुआ तो 3 स्टेप में हुआ, पहले सेल परचेज हुआ, फिर बिल्स ड्रॉ हुआ, फिर उसके बाद पैसा रिसीव हुआ, तो इस हिसाब से होगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री ही सीखना है, लेकिन मैंने ये बहुत ही बेसिक सा करवाया है, ठीक है। तो हम लोग का इतना आसान तो नहीं रहेगा, थोड़ा टफ रहेगा। कुछ क्वेश्चंस हम ये अभी पहले ही बता देते, कुछ क्वेश्चन हम लिख के करवाएंगे ताकि तुम लोग को एक आइडिया हो, नहीं तो तुम लोग ये टफ टफ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जहां पर मल्टीपल जर्नल एंट्रीज, मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन होगा, इतने आसानी से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा तुम लोग लिखना मेरे साथ साथ, ये सब चीज हम लोग थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन में पहले कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग जो है यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।